नमस्कार दोस्तों। जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता, वह समाज अपना भविष्य भी नहीं बना सकता। हम अपने नाम जानते हैं, लेकिन क्या हम अपनी पहचान जानते हैं? हम अपने गोत्र बोलते हैं, लेकिन क्या हम उसका अर्थ जानते हैं? इतिहास किताबों में नहीं मिलता, इतिहास परंपराओं में मिलता है। इतिहास मंदिरों में नहीं मिलता, इतिहास घर के त्रिशूल में मिलता है। इतिहास नामों में नहीं मिलता, इतिहास गोत्र में मिलता है। और आज हम उसी इतिहास की खोज शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हजारों परिवार आज भी अपने घरों में त्रिशूल स्थापित करते हैं, दुल्हा देव की पूजा करते हैं, काली और चंडी को कुल देवी मानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन परंपराओं की जड़ 1800 साल पुरानी है। हम केवल एक जाति नहीं हैं, हम एक इतिहास है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ की मिट्टी से उठी पहचान की। यह कहानी है मेहर समाज की। और आज हम खोजेंगे मिर्चा से मिर्चा तक की असली कहानी। हर नाम के पीछे ना एक पूरी दुनिया छिपी होती है, एक पहचान होती है। पर सवाल ये है कि ये नाम, ये पहचान आखिर आती कहाँ से है? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। घूम फिर कर हम सब इसी एक सवाल पर आते हैं, हम कौन हैं, हमारी असली पहचान क्या है? और जानते हैं, अक्सर इन सवालों के जवाब हमारे सामने नहीं बल्कि हमारे अतीत में, हमारी जड़ों में दबे होते हैं। कहते हैं ना कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, पर एक कहानी जरूर होती है जो हमें हमारे वंश से, हमारे लोगों से जोड़ती है। और फिर हर कहानी के पीछे होता है एक इतिहास। कुछ इतिहास तो किताबों में दर्ज हो जाता है, पर बहुत कुछ हमारी परंपराओं में, हमारी रस्मों में ही जिंदा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज की हमारी ये पड़ताल मिर्चा गोत्र की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है एक पहचान की जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकली है। अब इस कहानी को समझना है तो इसका पहला सुराग हमें मिलता है घरों में रखी एक बहुत ही आम लेकिन बेहद खास चीज में। कोई अंदाजा लगा सकता है कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ? वो चीज है त्रिशूल। छत्तीसगढ़ के कई घरों में आज भी आपको एक कोने में त्रिशूल स्थापित मिलेगा, पर ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है 3 बड़ी शक्तियों का। पहली है रक्षा, दूसरा है संतुलन और तीसरा है हमारे पूर्वजों की मौजूदगी का एहसास। और इस त्रिशूल का रिश्ता सीधा कुल के देवी देवताओं से है। कुल देवता के रूप में दुल्हा देव पूजे जाते हैं, तो वहीं कुल देवी है माँ काली या चंडी। मतलब ये त्रिशूल वंश के आगे बढ़ने का, उसकी निरंतरता का प्रतीक है। चलिए अब त्रिशूल से आगे बढ़कर उस सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरी पहचान की नींव है। हम बात कर रहे हैं गोत्र व्यवस्था की। तो भाई ये गोत्र आखिर होता क्या है? एकदम सीधे सरल शब्दों में कहूँ तो ये हमारे वंश का एक मार्कर है, एक पहचान चिन्ह। ये हमें बताता है कि कौन कौन से लोग एक ही पूर्वज की संतानें हैं। और इसी वजह से समाज में एक बहुत जरूरी नियम बना, क्योंकि एक ही गोत्र के सब लोग भाई बहन माने जाते हैं, इसलिए एक ही गोत्र में शादी करना पारंपरिक तौर पर मना है, वर्जित है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये नियम आज भी मिर्चा गोत्र में पूरी तरह से माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिर्चा सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये एक जीता जागता वंश है। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक पहेली। सोचिए, कई अलग अलग कुल नाम है पर उनकी जड़ एक ही है। ये कैसे हो सकता है? आइए इसे समझते हैं। मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, भगेल, खरे, सुनने में ये सब कितने अलग अलग नाम लगते हैं ना, लेकिन क्या कोई यकीन करेगा कि ये सब के सब असल में एक ही कुल का हिस्सा है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पेड़ का उदाहरण। सोचिए, एक पेड़ की जड़ तो एक ही होती है, लेकिन उसकी टहनियाँ, उसकी शाखाएं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं। ठीक इसी तरह एक ही कुल समय के साथ कई शाखाओं में बढ़ जाता है। समय के साथ सिर्फ कुल ही नहीं बढ़ते, बल्कि उनके नाम भी बदल जाते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि भाषा के उतार चढ़ाव ने नामों को कैसे बदल दिया। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। सबसे पहले नाम था मरिच, फिर समय के साथ ये बना मिर्च, मिर्च से हुआ मिर्चा और आखिर में मिर्चा से बना मिर्जा। ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि सैकड़ों सालों की भाषाई यात्रा का नतीजा था।
तो हमारी ये पड़ताल हमें इतिहास के एक जरूरी पड़ाव तक तो ले आई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि ये बस एक शुरुआत है। अब एक सवाल है जो आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोलता है। सवाल ये है कि मिर्चा नाम का संबंध प्राचीन भारत की एक औषधीय वनस्पति मरिच से कैसे है। इस सवाल का जवाब हमें इतिहास में और भी गहरा ले जाएगा। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझते, हम अपनी पहचान को कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। और ये समझने का सफर तो अभी बस शुरू हुआ है। चलिए एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे। सोचिए, एक ऐसा भारत जिसके जंगल आज से कई ज्यादा घने और रहस्यमयी थे। उस वक्त छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। और तब लोग, जानते हैं, जातियों में नहीं, कुलों में बटे हुए थे। और उन्हीं जंगलों में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली पौधा हुआ करता था। उसका नाम था मरिच। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि मिर्च नाम का पौधा आज मिर्चा गोत्र के नाम से जाना जाता है? मतलब क्या सच में ऐसा हो सकता है कि किसी पूरे वंश की पहचान, उसकी जड़ें एक भूले बिसरे प्राचीन पौधे से जुड़ी हो? बड़ा ही दिलचस्प सवाल है ना? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी इस पड़ताल का पहला सुराग वो छिपा है उस मिर्च की कहानी में, जिसे हम सब रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। पर रुकिए, यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आज हम जो लाल मिर्च अपने हर खाने में डालते हैं, उसके बिना तो खाने का मजा ही नहीं आता है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये मिर्च असल में भारतीय है ही नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये तो बस कोई 500 साल पहले अमेरिका से भारत आई थी। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि भाई, इससे पहले हजारों सालों तक भारतीय अपने खाने में तीखेपन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? और इसका जवाब कमाल का है। जवाब यह है कि भारत की अपनी खुद की मिर्च थी। इसका नाम था पिपली, जिसे हम लंबी मिर्च भी कहते हैं। और यही है वो असली, वो प्राचीन मरिच जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक तरफ है आज की लाल मिर्च जो विदेशी है, नई है, और दूसरी तरफ है पिपली जो हजारों सालों से यहीं की मिट्टी की पहचान रही है। लेकिन रुकिए, पिपली सिर्फ एक मसाला नहीं थी। अरे नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा थी। सोचिए, आयुर्वेद में इसे एक बहुत शक्तिशाली दवा माना जाता था। व्यापार में ये एक बेशकीमती चीज थी। इतना ही नहीं, कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका एक खास स्थान था। सही मायनों में ये ऊर्जा और पहचान का एक प्रतीक बन चुकी थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। और ये सुराग हमें भाषा के एक दिलचस्प सफर पर ले जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली से पौधे का नाम वक्त के साथ एक पूरे वंश की पहचान में बदल गया। देखिए, ये बड़ा सीधा साधा मामला है। शब्दों का ये सफर बिल्कुल साफ है। सबसे पहले संस्कृत में पौधे का नाम था मरिच, ठीक? फिर जैसे जैसे वक्त बदला, प्राकृत भाषा में ये बन गया मिर्च। उसके बाद जब क्षेत्रीय बोलियों का असर पड़ा तो ये बदलकर हो गया मिर्चा। और आज तो इसका आधुनिक रूप मिर्झा भी सुनने में आता है। तो सोचिए जरा, सदियां बीत गईं, भाषाएं तक बदल गईं, लेकिन उस नाम की जो जड़ थी वो वही की वही रही। वो मिर्च की याद आज भी मिर्चा के नाम में जिंदा है। चलिए अब अपने तीसरे और आखिरी सुराग पर आते हैं। ये हमें उस दौर के कल्चर, उस माहौल में ले जाता है जहाँ ये सब कुछ हो रहा था। हमें ये समझना होगा कि आखिर मध्य भारत के प्राचीन लोग अपनी पहचान को प्रकृति से इतना क्यों जोड़ते थे? इस चीज को एक खास नाम दिया गया है, टोटेमिक कुल व्यवस्था। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम था जहाँ किसी भी ग्रुप की पहचान उनके पूर्वजों का नाता प्रकृति की किसी चीज से जुड़ा होता था, जैसे कोई खास पौधा हो या कोई जानवर। और मजे की बात यह है कि ये कोई अनोखी चीज नहीं थी। उस वक्त मध्य भारत में ऐसे कई कुल थे जिनकी पहचान प्रकृति से जुड़ी थी, जैसे महुआ पेड़ पर महुआ कुल, साल के पेड़ पर साल कुल, यहाँ तक कि नाग पर नाग कुल भी। तो जब ये सब था तो इसी परंपरा को देखते हुए ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल लगता है कि मरिच पौधे पर आधारित एक मरिच कुल भी रहा होगा। बात सीधी सी है, प्राचीन छत्तीसगढ़ यानी दक्षिण कोसल के जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, तो जाहिर है उनकी पहचान खेतों से नहीं बल्कि सीधे जंगल से आती थी।
जंगल ही उनका सब कुछ था, उनका घर, उनका जीवन और उनकी पहचान का सोर्स भी। तो अब वक्त आ गया है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का। वनस्पति का सबूत, भाषा का सफर और संस्कृति की कहानी। जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। और वो तस्वीर ये है कि सारे के सारे सबूत सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि मिर्चा गोत्र की जड़ें कहीं और नहीं बल्कि उसी प्राचीन मरिच पौधे से जुड़ी हैं। ये महज एक नाम नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी एक जीती जागती विरासत है। आइए इस पूरी कहानी को इस टाइमलाइन पर देखते हैं। सब कुछ शुरू हुआ हजारों साल पहले, जब मरिच का पौधा दक्षिण कोसल में जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। फिर प्राचीन काल में लोगों ने इसी पौधे को अपना प्रतीक बनाया और मरिच कुल की शुरुआत हुई। वक्त आगे बढ़ा, मध्य युग आया और नाम धीरे धीरे मरिच से मिर्च और फिर मिर्चा बन गया। और आज वही पहचान, वही विरासत मिर्चा या मिर्झा गोत्र के रूप में हमारे बीच जिंदा है। सोचिए, हो सकता है कि हम उस पौधे को भूल गए, लेकिन वो पौधा हमें नहीं भूला। वो आज भी हमारे नाम में जिंदा है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो इतिहास का एक जीता जागता टुकड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी का कुल नाम, किसी का गोत्र आखिर आता कहाँ से है? देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक कहानी है जो सीधे हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है। आज हम मेहर विरासत और खास तौर पर मिर्चा गोत्र की कहानी को समझने के लिए दक्षिण कोसल की प्राचीन भूमि की गहराइयों में उतरेंगे। चलिए इस एक बहुत ही गहरे विचार से शुरू करते हैं। आज जिस जमीन को हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक जीती जागती स्मृति है। एक ऐसी सभ्यता जहां हजारों सालों से पहचानें गढ़ी गई हैं, नदियों, जंगलों और लोगों के आपसी रिश्तों से। तो हमारा पहला पड़ाव है स्मृति की भूमि। हम यहाँ सिर्फ नक्शे पर कोई जगह नहीं ढूंढ रहे हैं, हम एक ऐसी भूमि में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हर पत्थर, हर नदी एक कहानी कहती है। ये पीढ़ियों की वो यादें हैं जो इस मिट्टी में ही बस गई हैं। देखिए, इस इलाके को हमेशा से छत्तीसगढ़ नहीं कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो धरती है जहाँ उन परंपराओं की जड़ें हैं जो आज भी हमारे रीति रिवाजों और हमारी पहचान में जिंदा हैं। तो अब चलते हैं प्राचीन परिदृश्य में। आइए देखते हैं कि वो भौतिक और ऐतिहासिक मंच आखिर था कैसा जहां इन सांस्कृतिक पहचानों ने आकार लिया। हमारी कहानी शुरू होती है आज से लगभग 1500 साल पहले। जरा सोचिए, एक ही क्षेत्र में एक साथ दो अलग अलग दुनियाएं थी। एक तरफ था दक्षिण कोसल जो महानदी के किनारे बसा था, जहां हलचल भरे कस्बे थे, व्यापार के रास्ते थे। और दूसरी तरफ था महाकांतार यानी विशाल घने जंगलों का इलाका, जहां जिंदगी और पहचान दोनों ही सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। और दक्षिण कोसल की धड़कन थी सिरपुर। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये संस्कृति, धर्म और व्यापार का एक संगम था। यहीं पर शैव धर्म, बौद्ध धर्म और शक्ति पूजा की परंपराएं आपस में मिली और कुलदेवी जैसी प्रथाओं को जन्म दिया, जो फिर पूरे इलाके में फैल गईं। जैसे जैसे समय बीता, ये दो दुनियाएं यानी शहरी दक्षिण कोसल और जंगली महाकांतार आपस में घुलने मिलने लगी और एक नई पहचान बनाने लगी। इसी मिलाप से उदय हुआ गोंडवाना का, एक ऐसा विशाल क्षेत्र जहां जंगल पर आधारित कुल पहचान ही सबसे ऊपर थी। और यही बात हमें अपने तीसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर लाती है, प्रकृति से एक पहचान। यही हम समझेंगे कि इस धरती के लोगों ने अपनी पहचान सीधे अपने आसपास की कुदरती दुनिया से कैसे गढ़ी। गोंडवाना समाज के केंद्र में थी टोटेमिक कुल व्यवस्था। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। मतलब हर कुल अपनी पहचान प्रकृति के किसी एक तत्व से जोड़ता था, जैसे कोई जानवर, कोई पेड़ या कोई पौधा। समाज का संगठन जाति पर नहीं बल्कि प्रकृति पर आधारित इन कुलों पर था। तो ये असल में दिखता कैसा था? अच्छा, जैसे नाग कुल हो सकता है यानी कोबरा वंश, या साल कुल जो साल के पेड़ से जुड़ा हो। हर कुल का अपना प्रतीक होता था, अपना देवता होता था, जो जंगल से ली गई एक खास पहचान को दिखाता था, ना कि खेती किसानी वाली बस्तियों से। और देखिए,
इसी सांस्कृतिक सिस्टम से मिर्चा गोत्र जैसी पहचानें निकलती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। पहचान किसी राजा या जाति से नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रकृति के एक तत्व से जुड़ी हुई है। तो ये प्राचीन परंपराएं कहाँ गईं? क्या वे बस यूं ही गायब हो गईं? हमारा आखिरी खंड वर्तमान में गूंज यही दिखाता है कि वो आज भी कैसे जिंदा हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, इतिहास सच में कभी मरता नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये परंपराएं किसी पुरानी धूल भरी किताब में नहीं है, वे आज भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद हैं, हमारे रीति रिवाजों में, हमारे प्रतीकों में और हमारी पूजा पाठ की विधियों में। चलिए कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। प्राचीन शक्ति पूजा आज त्रिशूल और लाल कपड़े जैसे प्रतीकों में जिंदा है। कुल देवता की सोच ग्राम देव के रूप में जीवित है और पूर्वजों की याद दूल्हा देव जैसे विवाह के संरक्षक देवताओं में जिंदा है। तो अगली बार जब कोई अपने कुल देवता या गोत्र की बात करे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये प्राचीन दक्षिण कोसल का एक दरवाजा है, हमारी गहरी जड़ों से एक जीता जागता सांस लेता हुआ रिश्ता। दक्षिण कोसल, महाकांतार, गोंडवाना, ये सिर्फ नक्शे पर लिखे नाम नहीं है, ये हमारी सामूहिक स्मृति है। ये वो मिट्टी है जिसमें हमारी कुल पहचान ने जड़ें जमाई और पीढ़ियों तक मजबूत बनी रही। तो ये हमें एक सोचने वाले सवाल पे छोड़ जाता है। अगर इतिहास सच में कभी नहीं मरता, तो फिर वो जाता कहाँ है, कहाँ रहता है? और इसका जवाब ये है, इतिहास मरता नहीं, ये एक नदी की तरह है जो अपना रास्ता बदलती है, नए नाम ले लेती है, लेकिन बहती हमेशा रहती है, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, जंगल के ये कुल गांव के समाज कैसे बन गए और इस पूरी प्रक्रिया में वे मेहर समाज की खास पहचान में कैसे ढले? इस पर बात करेंगे हम अपने अगले विश्लेषण में। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सबकी एक पहचान है, हमारा सरनेम। पर क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ये सरनेम नहीं होते थे, तब लोग अपनी पहचान कैसे बताते थे? तब पहचान उपनाम से नहीं बल्कि कुल से होती थी। और मजे की बात यह है कि वो पहचान सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारे आज के सरनेम का, हमारे उपनाम का असली मतलब क्या है? इसका जवाब पता है कहाँ है? आज में नहीं, बल्कि हमारे बहुत बहुत पुराने अतीत में। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सोचिए, हजारों साल पहले किसी कुल की पहचान होती थी किसी विशाल पेड़ से, या फिर जंगल की किसी ताकतवर जानवर से, और कभी कभी तो किसी जीवन देने वाली नदी या किसी खास औषधीय पौधे से। मतलब हमारी पहचान वो प्रकृति का ही एक हिस्सा थी। इसी कमाल की परंपरा को टोटेमिक कुल व्यवस्था कहते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि ये पहचान का एक पूरा का पूरा सिस्टम था जो प्रकृति के चारों ओर बुना गया था। तो सवाल ये है कि आखिर ये टोटेम है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो टोटेम एक कुदरती सिंबल है, एक प्रतीक जिससे कोई कुल या कबीला अपनी पहचान जोड़ता था। ये कुछ भी हो सकता था, कोई पेड़, कोई जानवर या कोई और खास चीज। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ एक लोगो या निशान नहीं था। नहीं, इसे तो उस कुल का पवित्र पूर्वज माना जाता था। ये माना जाता था कि कुल की सारी शक्ति और सारे गुण उसी टोटम से मिलते हैं। मध्य भारत में इसके कई बेहतरीन उदाहरण आज भी मिलते हैं, जैसे कि नाग कुल जिनकी पहचान कोबरा से थी, या फिर महुआ कुल जो महुआ के पेड़ से खुद को जोड़ते थे। ऐसे ही साल कुल, बाघ कुल और हाँ, मरिच कुल जिनका रिश्ता एक औषधीय पौधे से था। यह समझना बहुत जरूरी है कि टोटेम सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं था, बल्कि एक पवित्र रिश्ता था, एक ऐसा अटूट बंधन जो उस कुल को सीधे प्रकृति और अपने पूर्वजों से जोड़ता था। अच्छा, तो टोटेम क्या है ये तो हम समझ गए, पर सवाल ये है कि ये समाज में काम कैसे करता था। यहीं पर एंट्री होती है गोत्र व्यवस्था की, जिसने समाज को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्थित ढांचा दिया। अब देखिए, ये जो गोत्र व्यवस्था थी, इसके 3 बड़े मकसद थे। सबसे पहला तो ये कि इससे पता चलता था कि कौन किसका रिश्तेदार है, मतलब ब्लड रिलेशन क्या है। दूसरा, इसी के आधार पर शादी ब्याह के नियम तय होते थे। और तीसरा, इन सबसे समाज में एक तरह का बैलेंस, एक संतुलन बना रहता था। इसका सबसे बेसिक रोल बहुत ही सिंपल था। एक ही गोत्र के जितने भी लोग हैं, वे सब एक ही टोटेमिक पूर्वज की संतान माने जाते थे। इसका मतलब वो सब एक ही खून के थे,
एक ही बड़े परिवार का हिस्सा। और इसी एक सिंपल से रूल ने समाज का सबसे जरूरी नियम बनाया। अगर गोत्र एक है तो इसका मतलब है कि खून भी एक है, इसलिए आपस में शादी नहीं हो सकती। लेकिन अगर गोत्र अलग अलग हैं तो शादी की इजाजत थी, क्योंकि वो अलग अलग वंश से आते थे। और यही वो नियम है, एक ही गोत्र में विवाह मना था, जिसने हजारों सालों तक हमारे सामाजिक और पारिवारिक ताने बाने को मजबूत बनाए रखा। और ये नियम आज भी कई समाजों में जिंदा है। इस पूरे सिस्टम को असलियत में काम करते हुए देखने के लिए चलिए एक बहुत ही खास कहानी समझते हैं, मिर्चा गोत्र की कहानी। ये टोटेमिक पहचान का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भाषाई सफर देखने को मिलता है। देखिए, माना जाता है कि मिर्चा शब्द की जो जड़ है वो है मरिच। ये मरिच क्या है? ये प्राचीन भारत की एक औषधीय वनस्पति पिप्पिली से जुड़ा शब्द है। अब हुआ ये कि समय के साथ मरिच शब्द थोड़ा बदला और बन गया मिर्च, और फिर धीरे धीरे ये आज का मिर्चा बन गया। सोचिए, एक नाम की ये पूरी यात्रा है। इसका मतलब एकदम साफ है, मिर्चा गोत्र कोई रैंडम अचानक से बना हुआ नाम नहीं है। ये तो उस प्राचीन टोटेमिक पहचान की एक जीती जागती गूंज है जो सीधे प्रकृति से जुड़ी थी। और ये सिर्फ मिर्चा गोत्र की कहानी नहीं है, अतीत की ये पूरी व्यवस्था आज भी हमारे बीच मौजूद है और आज भी कई रूपों में सांस ले रही है। देखिए, होता क्या है कि समय के साथ एक ही पुराना कुल कई शाखाओं में बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आज के जो अलग अलग सरनेम्स हैं, जैसे मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल या खरे, इन सब की जड़ एक ही प्राचीन कुल में हो। एक ही जड़, लेकिन शाखाएं बहुत सारी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक नदी आगे जाकर कई धाराओं में बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो सोर्स है, उसका जो उद्गम है, वो तो एक ही रहता है। नाम भले ही समय के साथ बदल गए हों, पर उनका ओरिजिन एक ही हो सकता है। इस पूरी विरासत को जिंदा रखने में कुल देवता का भी एक बहुत बड़ा रोल होता था। हर टोटेमिक कुल का अपना एक कुल देवता होता था, जैसे कि दूल्हा देव। ये कुल देवता न सिर्फ उस कुल की रक्षा करते थे, बल्कि कहानियों और परंपराओं के जरिए कुल की जो कलेक्टिव मेमोरी थी, उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। तो कुल मिलाकर ये पूरी व्यवस्था हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हमारी पहचान किसी पेशे या काम धंधे से नहीं बनी थी। हमारी पहचान बनी थी प्रकृति से, हमारे पूर्वजों से और हमारे कुल से। तो आखिर में एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर एक नाम में पूरे कुल की यादें, उसका पूरा इतिहास छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे अपने नाम में कौन सी कहानी, कौन सा इतिहास दफन होगा। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने वो घुमंतु जीवन, वो जंगल सब छोड़कर एक जगह बसने का, गांव बसाने का फैसला आखिर क्यों किया होगा? आज हम ठीक इसी ऐतिहासिक सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जिसने आज के समाज की नींव रखी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। चलिए एक ऐसे वक्त की कल्पना करते हैं जब हमारे पूर्वज पूरी तरह से जंगलों पर ही निर्भर थे। उस जमाने में ना कोई परिवार था, ना कोई देश। उनकी पहचान, उनकी सुरक्षा, उनका पूरा का पूरा अस्तित्व बस उनका कुल ही था। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। जब पहले गांव बसने शुरू हुए तो अलग अलग कुलों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब वो अकेले नहीं थे, बल्कि एक बड़े समुदाय का, एक समाज का हिस्सा बन चुके थे। आज हम इसी महान बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस समय को समझते हैं जब कोई पक्के घर नहीं हुआ करते थे और इंसान की जिंदगी पूरी तरह से जंगल की धुन पर चलती थी। सोचिए, उस जमाने में जंगल ही सब कुछ था। मतलब एक तरह का सुपरमार्केट और हॉस्पिटल सब एक ही जगह। खाने के लिए कंदमूल, बीमारी हुई तो जड़ी बूटियां और सिर छुपाने के लिए छत। सब कुछ वहीं प्रकृति से ही मिलता था। तो जंगल सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो तो जिंदगी का आधार था। और प्रकृति से रिश्ता इतना गहरा था कि कुलों की पहचान भी उसी से जुड़ी हुई थी। उनके नाम अपने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों पर होते थे, जैसे नाग कुल, महुआ कुल या साल कुल। ये दिखाता है कि वो प्रकृति का कितना सम्मान करते थे। लेकिन फिर वक्त बदला। इंसान ने धीरे धीरे घने जंगलों से बाहर निकलकर एक स्थायी जीवन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया और यहीं से एक नए दौर की, गांव के दौर की शुरुआत हुई। जो पहली पक्की बस्तियां बसी वो नदियों के किनारे ही बसाई गई। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि महानदी, शिवनाथ और इंद्रावती जैसी नदियों ने सिर्फ पीने का पानी और खाना ही नहीं दिया,
बल्कि खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी दी। और एक जगह टिककर रहने के लिए इससे जरूरी और क्या हो सकता था। तो इस पूरे बड़े बदलाव को हम 3 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप था जंगल में घूम घूम कर शिकार और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने वाला जीवन। दूसरा स्टेप था नदियों के पास आकर छोटी छोटी बस्तियां बनाना। और तीसरा और सबसे बड़ा स्टेप था खेती की खोज, जिसने स्थायी गांव बसा दिए और सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जब लोगों के रहने का ढंग बदला तो जाहिर है उनकी आस्था और विश्वास भी बदले। तो आइए देखते हैं कि कैसे जंगल के कुल देवता अब पूरे गांव के रक्षक देवता बन गए। जब अलग अलग कुल एक साथ आकर एक गांव में बस गए तो वो अपने साथ अपनी सबसे कीमती चीज लेकर आए, अपने कुल देवता। और फिर धीरे धीरे ये देवता सिर्फ एक कुल की नहीं रहे, बल्कि पूरे गांव की एकता और उसकी हिफाजत की निशानी बन गए। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात पता चलती है। देखिए, आज बहुत से लोग दूल्हा देव को शादी ब्याह का देवता मानते हैं, लेकिन अगर इतिहास में झांकें तो उनका रोल इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। वो असल में पूरे कुल की रक्षा करने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली और अहम देवता थे। और इसी तरह देवी की शक्ति पर लोगों का विश्वास और भी पक्का हो गया। त्रिशूल, लाल कपड़ा या नींबू, ये चीजें सिर्फ पूजा का सामान नहीं थी। नहीं, ये तो एक तरह का सुरक्षा कवच मानी जाती थी, जो गांव को बुरी नजर से, खेतों को कीड़ों से और परिवार को बीमारियों से बचाती थी। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। जब इतने सारे अलग अलग कुल एक साथ रहने लगे तो उन्होंने मिलकर एक नई सामाजिक पहचान कैसे बनाई। गांव, आप समझिए, एक टीम की तरह काम करने लगा। अलग अलग कुलों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली। कोई कुल खेती करके सबका पेट भरता, तो कोई लोहे के औजार बनाता, कोई धार्मिक पूजा पाठ कराता, तो कोई बाहरी खतरों से पूरे गांव की रक्षा करता। और जानती हैं, इस सिस्टम की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? शुरुआती समाज किसी एक इंसान के काम या पेशे पर नहीं बना था, बल्कि वो कुलों के आपसी सहयोग और भरोसे पर टिका था। ये एक दूसरे पर निर्भरता का समाज था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा और गांव बड़े और खुशहाल होने लगे, ये भूमिकाएं और भी पक्की होती गईं। मान लीजिए, जो कुल औजार बनाने में माहिर था, उसकी अगली पीढ़ियां भी उसी काम को, उसी कला को आगे बढ़ाने लगी। और धीरे धीरे उनकी पहचान ही उस हुनर से जुड़ गई। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये जो सिस्टम था, ये आज की जाति व्यवस्था जैसा वैसा बिल्कुल नहीं था। नहीं, ये तो कुल की अपनी अपनी खासियत, उनके काम पर आधारित था। इसमें जन्म के आधार पर कोई ऊंच नीच या कोई कठोर बंटवारा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्हीं कुलों में से कुछ ने गांव के लिए जरूरी सेवाओं में महारत हासिल कर ली, जैसे कुम्हार का काम, बुनकर का काम या फिर पूजा पाठ कराने का काम। ये लोग गांव के सामाजिक ताने बाने का एक बहुत ही जरूरी और सम्मानित हिस्सा बन गए। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब पीढ़ियों तक कुछ कुल एक ही तरह का काम करते रहें, एक ही भूमिका निभाते रहें, तो क्या इससे एक नई, एक बड़ी, एक सामूहिक पहचान ने जन्म लिया? तो हाँ, कई इतिहासकारों का यही मानना है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। देखिए, ये एक थ्योरी है कि जो कुलगांव की सेवा, उसकी रक्षा या मैनेजमेंट जैसे कामों से जुड़े थे ना, वो सैकड़ों सालों में धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक बड़ी पहचान के नीचे जुड़ते गए। और आगे चलकर शायद यही पहचान मेहर समाज जैसे नामों से जानी गई। मतलब ये कोई एक दिन का बदलाव नहीं था, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक बहुत ही धीमा विकास था। तो जंगल से गांव तक का ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था। ये पहचान बनने का, समाज बनने का और एक पूरी सभ्यता के निर्माण का सफर था। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास एक दिन में नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों से मिलकर बनता है। कुलों के इसी आपसी सहयोग ने वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर बड़ी बड़ी सामाजिक पहचानें बनी। हमारी अगली कड़ी में हम इसी कहानी को और आगे ले जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन शुरुआती ग्राम समाजों ने वक्त के साथ और भी जटिल रूप लिया और नई पहचानें गढ़ी। किसी भी समाज की पहचान ये रातों रात नहीं बनती। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो सदियों में पूरी हुई है। तो चलिए आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं।
हम देखेंगे कि मेहर समाज की पहचान कैसे बनी और कैसे एक कुल से ये एक समाज तक का सफर तय हुआ। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत बहुत पहले से एक ऐसा दौर था जब लोगों की पहचान ना उनके परिवार से होती थी, ना उनके काम से। उनकी पहचान थी सिर्फ उनका कुल। बस यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, सबसे बड़ी सामाजिक इकाई। लेकिन जैसा हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतिहास बदलता है और फिर इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। ये जो कुल थे, जो अब तक शायद जंगलों में रहते थे या एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उन्होंने एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव बसा लिए और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। इसी बसावट के साथ ना एक नई सामाजिक संरचना ने जन्म लिया। जो अलग अलग कुल थे वो सब मिलकर एक बड़ा समाज बन गए, एक बिल्कुल नई पहचान के साथ। तो सवाल ये है कि ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम था कुलों का गांव में बस जाना। इसी एक चीज ने पहचान के सारे मायने ही बदल कर रख दिए। ये स्लाइड इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, यात्रा शुरू हुई वन कुल से, मतलब वो पहचान जो सिर्फ वंश पर आधारित थी। लेकिन जब ये लोग गांव में आकर बस गए तो पहचान का आधार बदल गया। अब पहचान जुड़ गई साझा जिम्मेदारियों से, कम्युनिटी लिविंग से। अब वो सिर्फ किसी एक कुल के नहीं थे, बल्कि एक पूरे गांव का हिस्सा थे। अब देखिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक गांव में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, गांव को ठीक से चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए, कोई व्यवस्था चाहिए। और बस यहीं से समाज में नई नई भूमिकाओं, नए नए रोल्स का जन्म हुआ। जैसे कि कुछ कुलों ने खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उठा ली, तो कुछ ने पशुपालन का काम संभाल लिया। कुछ और थे जिन्होंने गांव की रक्षा का जिम्मा लिया। लेकिन इन सब में ना एक भूमिका बहुत ही खास थी, और वो थी ग्राम सेवा। तो ये ग्राम सेवा आखिर थी क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ गांव की सर्विस करना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। ये वो गोंद थी, वो शक्ति थी जो पूरे गांव को एक साथ जोड़कर रखती थी। इसमें सामाजिक सहयोग भी था, पूजा पाठ और अनुष्ठानों में मदद करना भी था, और गांव में एक व्यवस्था, एक ऑर्डर बनाए रखना भी शामिल था। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। सोचिए, जब एक ही कुल की एक पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, जब पीढ़ियों तक लोग एक ही तरह का काम करते रहे, तो धीरे धीरे वो काम सिर्फ उनका काम नहीं रहा, वो उनकी पहचान बन गया, उनका आइडेंटिटी मार्कर बन गया। और यहीं से हम कह सकते हैं वंशानुगत भूमिकाओं की शुरुआत हुई। अब जो ये नई सामाजिक पहचान बन रही थी, उसे सहेज कर रखने में, उसे और मजबूत बनाने में देवी देवताओं का एक बहुत बड़ा रोल था। वो सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, वो इस नई आइडेंटिटी के प्रोटेक्टर थे, संरक्षक थे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूल्हा देव की। अब हम में से ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ शादी ब्याह के देवता के तौर पर जानते हैं, है ना? लेकिन उनका रोल इससे कई ज्यादा गहरा और महत्वपूर्ण था। देखिए, दूल्हा देव असल में वंश को आगे बढ़ाने की जो परंपरा थी, उसके गवाह बनकर उसे एक पवित्रता देते थे। वो सिर्फ शादी नहीं करवाते थे, वो पूरे कुल के संरक्षक थे। वो हमारे पूर्वजों की यादों को जिंदा रखते थे। एक तरह से कहें तो वो वंश की निरंतरता के सबसे बड़े प्रतीक थे। तो जहां दूल्हा देव एक कुल, एक वंश की रक्षा कर रहे थे, वहीं पूरे गांव की, पूरी कम्युनिटी की रक्षा का जिम्मा किसके पास था? वो था कुल देवी के पास। जब लोग गांव में बस गए तो बाहरी खतरों से सुरक्षा की जरूरत भी बढ़ी, और ये जो सुरक्षा की भावना थी, वो शक्ति यानी देवी की पूजा से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। और यहाँ जो सिंबल दिख रहे हैं, जैसे कि त्रिशूल, लाल कपड़ा, नींबू, ये सिर्फ धार्मिक चीजें नहीं हैं, ये सामाजिक सुरक्षा के बहुत पावरफुल सिंबल्स थे। गांव की सीमा पर कुलदेवी की पूजा करने का मतलब ही यही होता था कि पूरा का पूरा गांव, पूरा समुदाय देवी के संरक्षण में है, एक ढाल की तरह। तो अब पिक्चर थोड़ी क्लियर हो रही है ना? गांव में बसना, फिर पीढ़ियों तक एक ही तरह की भूमिका निभाना, और फिर सब लोगों का मिलकर एक ही देवी देवताओं की पूजा करना, इन सब चीजों ने मिलकर एक बिल्कुल नई, एक खास सामाजिक पहचान को जन्म दिया। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सफर शुरू हुआ था कुल की पहचान से, फिर जब लोग गांव में बसे तो ये बनी सामुदायिक पहचान, और फिर वक्त के साथ जब ये पहचान बिल्कुल पक्की हो गई, स्थायी हो गई, तो ये एक सामाजिक वर्गीकरण बन गई, जिसे आज हम मेहर समाज जैसी पहचानों के रूप में जानते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये जो कहानी हमने अभी देखी, ये सिर्फ किसी एक समाज की कहानी नहीं है,
ये तो उस दौर में पूरे मध्य भारत में हो रहा एक बड़ा सोशल चेंज था। दक्षिण कोसल से लेकर महाकांतार और पूरे गोंडवाना बेल्ट तक इस पूरे विशाल इलाके में न जाने कितने ही कुल इसी तरह के सफर से गुजर रहे थे और अपनी नई पहचान बना रहे थे। ये उस जमाने का एक कॉमन पैटर्न था, एक आम कहानी थी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सवाल पर वापस आते हैं, आखिर ये पहचान गढ़ी कैसे गई? जवाब यह है कि ये कोई एक दिन में या एक साल में नहीं हुआ। ये एक बहुत ही लंबी और धीमी यात्रा थी। ये सफर कुल से शुरू हुआ, गांव में आकर ये पहचान और मजबूत हुई और आखिर में जाकर ये एक संगठित समाज के रूप में स्थापित हो गई। और आखिर में ये एक बात हमेशा याद रखने वाली है, किसी भी समाज का जो इतिहास होता है ना, वो सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं होती। इतिहास वो जड़ है जिस पर हमारा आज खड़ा है, और यही जड़ें ये भी तय करती हैं कि हमारा भविष्य किस तरफ जाएगा। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े राजा, उनके विशाल साम्राज्य, युद्ध और जीत, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। ये कहानी उन समाजों की भी है जो इन सब के बीच समय के हर थपेड़े को सहकर भी अपनी पहचान को जिंदा रखते हैं। जरा सोचिए, मध्य भारत की ये जमीन, यहाँ सदियों तक लगातार राजनीतिक उथल-पुथल मची रही। एक राजा आया, दूसरा गया, एक सल्तनत बनी, दूसरी मिट गई। मतलब सत्ता का खेल तो हमेशा चलता रहा और लोगों की जिंदगी में एक अजीब सी अनिश्चितता बनी रही। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। देखिए कैसे सत्ता का पहिया घूमता रहा। पहले शक्तिशाली दक्षिण कोसल साम्राज्य था, फिर वो दौर खत्म हुआ और जंगलों से महाकांतार जैसे राज्य उभरे। उसके बाद आए गोंडवाना राज्य, जिन्होंने इस पूरे इलाके को एक साथ लाने की कोशिश की। मतलब हर दौर में एक नई ताकत पुरानी ताकत की जगह ले रही थी। बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज थी। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सिंहासन बदल रहे थे, राजधानियां बदल रही थी, झंडे बदल रहे थे, तो ऐसा क्या था जिसने आम लोगों की समाज की पहचान को बिखरने नहीं दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दक्षिण कोसल जैसी बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें कमजोर पड़ने लगी तो क्या हुआ? समाज खत्म नहीं हो गया? नहीं, बल्कि उसने खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल लिया। अब ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ था राज्य, जिसकी राजधानियां बदलती रहती थी, जिसका ध्यान सिर्फ टैक्स वसूलने और लड़ने पर था, ये पूरी तरह से अस्थिर था। और दूसरी तरफ था समाज, जो स्थायी गांवों में बसा था, जिसका फोकस परंपरा और परिवार पर था और इसकी नींव बेहद स्थिर और मजबूत थी। और यही बात हमें समाज की असली ताकत तक ले जाती है, और वो था गांव। गांव एक ऐसी दुनिया थी जिसकी अपनी एक अलग ही धुन थी, एक अलग रफ्तार थी। राजा कौन है, इससे गांव की जिंदगी पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो इस स्थिरता को समझने के लिए ना, दो शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला है ग्राम, यानी हमारा गांव, और दूसरा है कुल, यानी वंश या गोत्र। देखिए, गांव सिर्फ कुछ घरों का झुंड नहीं था, वो अपने आप में एक पूरी दुनिया थी, एक आत्मनिर्भर सिस्टम। जमीन और खेती इसका केंद्र थे। स्थानीय परंपराएं यहीं जिंदा रहती थीं। हर किसी की पहचान उसके कुल से जुड़ी थी, और गांव की सेवा के लिए, मतलब ग्राम सेवा के लिए, सबकी भूमिकाएं तय थीं। सबसे बड़ी बात, ये सब शाही दरबारों और राजधानियों से आजाद था। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो सामाजिक ढांचा था, ये सिर्फ परंपराओं पर नहीं टिका था, इसे एक बहुत मजबूत चीज ने जोड़ रखा था, और वो थी आस्था। एक ऐसा आध्यात्मिक गोंद जिसने सबको एक साथ बांध रखा था। यहाँ पर एंट्री होती है कुल देवता की। जैसे दुल्हा देव का उदाहरण लेते हैं। ये कोई ऐसे देवता नहीं थे जिनकी पूजा हर कोई करता हो, नहीं, ये एक खास कुल यानी एक खास वंश के अपने देवता थे, उनके रक्षक। और बिल्कुल वैसे ही थी कुल देवी। ये शक्ति परंपरा का हिस्सा थी और अक्सर इनकी भूमिका और भी बड़ी होती थी। ये सिर्फ एक कुल की नहीं, बल्कि पूरे गांव की रक्षक मानी जाती थी, उनकी देवी। तो ये कुल देवता और कुल देवी सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं थे, इनका एक बहुत बड़ा सामाजिक रोल था। इन्हीं के नाम पर शादी ब्याह के नियम, मतलब गोत्र, तय होते थे। ये पूर्वजों और वंश का सम्मान बनाए रखते थे। पूरे गांव और परिवार की सुरक्षा का जिम्मा इनका था। त्योहारों और अनुष्ठानों में पूरे समुदाय को यही एकजुट करते थे। एक तरह से ये सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ थे।
ठीक है, तो गांव स्थिर था, कुल की व्यवस्था थी, देवी देवता भी थे, पर सवाल ये है कि इससे एक खास समुदाय की पहचान कैसे बनी, मतलब एक नाम कैसे मिला। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी जिसके 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले थी कुल की पहचान, फिर उस कुल की गांव में खास भूमिका तय हो गई जिसे ग्राम सेवा कहते थे। मान लीजिए कोई परिवार पीढ़ियों से लोहे का काम कर रहा है, धीरे धीरे पूरा समुदाय उस कुल को उनके काम से ही पहचानने लगा और आखिर में यही भूमिका, उनकी पक्की पहचान, उनका सामुदायिक नाम बन गई। यही है सबसे जरूरी बात, जब कोई सामाजिक भूमिका कई पीढ़ियों तक चलती है तो वो एक पहचान बन जाती है। ये पहचान किसी राजा के फरमान से नहीं आई थी, बल्कि ये तो सदियों से जमीन से, लोगों के बीच से खुद ब खुद निकली थी। तो चलिए अब उन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, वो 4 स्तंभ जिन्होंने इस समाज को इतना टिकाऊ बनाया कि बड़े बड़े साम्राज्य भी उसके सामने टिक नहीं पाए। ये थे वो 4 स्तंभ। पहला, गोत्र पर आधारित शादी के सख्त नियम। दूसरा, कुल देवता की परंपरा। तीसरा, कुल देवी की परंपरा। और चौथा, गांव में हर कुल की तयशुदा भूमिका यानी ग्राम सेवा। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जिस पर सत्ता बदलने का कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब साफ है, सामाजिक पहचान ऊपर से थोपा गया कोई फरमान नहीं थी, ये तो एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा थी। जब मराठों जैसी बड़ी शक्तियां इस इलाके में आईं, उससे सदियों पहले से ये समुदाय अपनी मजबूत पहचान के साथ यहाँ मौजूद थे। उनकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में बाहरी लेबल और पहचानों के परे हमारी अपनी पहचान की असली अटूट जड़ें क्या हैं। सोचिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मिर्ज़ा परिवार के गोत्र मिर्ज़ा का और मेहर समाज से जुड़ी जानकारियों का समावेश है और ये एपिसोड पहला भाग था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपके अंदर एक जिज्ञासा जगी होगी कि ये इतिहास हमारा क्या है, चाहे वो मेहर समाज का हो, चाहे वो मेहर समाज के अंदर आने वाले मिर्ज़ा गोत्र का हो। तो आशा करता हूँ आपके अंदर जिज्ञासा जागी होगी। इसी तरह मैं और भी पाठ लाऊंगा, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़्यादा ऑथेंटिक सच्चाई के रूप में आपके सामने ला सकूँ। वो पर ऐसा कोई सोर्स मुझे मिल नहीं पा रहा है दोस्तों। एविडेंस जुगाड़ करने में और हर जगह से रिसर्च करने में टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसे किया और बनाया, पर मुझे कोई इतना अच्छा एविडेंस मिल नहीं पाया। कहा जाए तो बोलचाल में जो प्रचलित है वही मिल पाया, क्योंकि ना तो ब्रिटिश गेजेटर जो दस्तावेज होते उसमें कुछ अच्छा उल्लेख है। मैंने इस एपिसोड को जब बनाया शुरुआत की तो मुझसे ये इतना बड़ा बन गया कि कम से कम इसके 1-1 घंटे के 17 एपिसोड बन चुके थे, जिसको मैंने छोटा कर करके अभी आपके सामने जो प्रस्तुत किया है वो शुरुआत के 6 एपिसोडों का एक समावेश है। और इसी तरह आपको कम से कम ये 4 पार्ट में आएगा। कोशिश करूँगा इसको और छोटा से छोटा कर सकूँ। कोई एविडेंस मिल ही नहीं पा रहा है मित्रों। मैंने हर जगह ट्राई कर लिया, चाहे इंटरनेट हो, अपने गांव हो, बुजुर्ग हो, मतलब मेहर समाज और मिर्ज़ा गोत्र के बारे में कोई ऐसा लिखित दस्तावेज एब्सोल्युटली राइट जिसको कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं है। मुझे तो नहीं मिल पाया। अगर आपको कहीं से मिलता है तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड करे आइएगा, मैं आपसे ज़रूर संपर्क करूंगा। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हो कमेंट्स करके कि मेरे पास कुछ एविडेंस है, तो फिर मैं आपसे संपर्क कर लूँगा जी। और रही इस जर्नी की बात, तो इसके लिए भी एक दिलचस्प कहानी है। अभी आपको पता है अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण गैस की किल्लत पूरे भारत में हो चुकी है। तो लगभग 1 महीना पहले मेरा एक मित्र है जो सब्जियां बेचता है और मैं भी था वहाँ, मैं भी सब्जियां ही खरीद रहा था। तो एक आदमी ऐसी व्यंग या ताने कस रहे थे कि अमेरिका का कारण हमारा सब नुकसान हो गया, गैस का रेट बढ़ गया। तो उन्होंने कहा जब अमेरिका का चीज़ खाते हो तो अमेरिका को गाली क्यों देते हो। तो उसने भी पूछ दिया बंदे ने क्या हम खाते हैं। तो उसने बोला टमाटर है, आलू है, मिर्च है, बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ से आता है, वहीं की देन है पूरे विश्व को, और तुम उसी को गाली दे रहे हो और खा रहे हो। तो मैंने भी कह दिया भाई सब कुछ तो ठीक है, ये मिर्च कहाँ से आ गया, बोला मैंने।
क्योंकि मुझे बुजुर्गों ने कहा गया था और बताया था मुझे कि हम लोग हैं मिर्झा, मतलब छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो वो अपभ्रंश मिर्चा का, और मिर्चा हिंदी शब्द में कहा जाता है मिर्च को। तो मैंने भी सर्च किया कि अगर अमेरिका का है तो कितना पुराना, तो 300 वर्ष निकले। मतलब 300 वर्ष पुराना तो मेरा गोत्र हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। फिर मैंने उससे बहस भी कर लिया सब्जी वाले से। फिर उसने भी अपने एविडेंस दिखाए कि देखो भाई क्लियर हर जगह मिलेगा तुमको कि 300 से 500 के बीच ब्रिटिश या पुर्तगालियों ने इसे लाया था। फिर मेरे अंदर भी एक क्रोध आ कि मेरे दिमाग के अंदर एक बात जन्म ली कि ये कैसे हो सकता है। अगर ये 300 साल पुराना है तो मेरा वंश और जो नाम में लेके घूम रहा हूँ, सरनेम लगा घूम रहा हूँ, ये इतना नया तो हो ही नहीं सकता कि बस अंग्रेज आए तब से हमारी पहचान बनी। इम्पॉसिबल। मैंने मानने से इनकार कर दिया कि सिर्फ 300 साल पहले ही भारत की जनजातियों में ये सब चीज़ आया होगा। फिर मैंने सर्च की, डीप सर्च की, तब पता चला मिर्च जो अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए मिर्चों से अलग मिर्च निकला, जिसको कहते हैं पिपली। और पिपली मैक्सिमम सभी लोग समझते होंगे, जानते होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मैंने किस बारे में बात की है। और यही है भारत की मूल मिर्ची मध्य भारत के लिए। दक्षिण भारत के लिए तो मूल मिर्ची काली मिर्च थी जिससे तीखापन आता था, और मध्य भारत के लिए मूल मिर्ची का यही काम होता है। मिर्च का मतलब ही होता है तीखापन, जो सब्जियों में या किस स्वाद में तीखापन लाए। जब अंग्रेज़ों ने इस मिर्च को, जिसको हम आज के मिर्च कहते हैं, खरीदते हैं, लाया तो तीखापन था, पर उनके लिए तो कोई शब्द था ही नहीं हिंदुस्तानियों के लिए। तो उन्होंने जो प्रचलित शब्द थी मिर्च, उसी का यूज़ किया। उनके लिए तो कैप्सिकम होता ही है, चाहे कैसा भी हो कैप्सिकम ही है, और हमारे लिए तो कुछ बोलचाल में था ही नहीं। तो इन्होंने उसी चीज़ को अपनाया, क्योंकि अब मिर्च हर जगह उपलब्ध होती थी, तो जो तीखापन मतलब मिर्च। मुझे समझ में आया धीरे धीरे यही चीज़ आके फिर ऐसे जनमानस में फिट हो गया हमारे सभी के में कि मिर्च मतलब मिर्च। और हमारे पूर्वजों ने भी वही चीज़ देखा, जो पीढ़ी आगे बढ़ती गई। तो क्योंकि पिपली तो शायद यूज़ में होना बंद होते चला गया धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कारण, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को लगभग हिंदुस्तान से ख़त्म ही किया। हम आज भी आयुर्वेदिक दवाई ना के बराबर ही खाते हैं। ये भी इस बात का सब बड़ा सबूत है। हम अभी भी अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया, विदेशों के द्वारा बनाया गया अंग्रेज़ी दवाइयों का ही सेवन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो हमारे शरीर को सूट भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम खा जाते हैं, क्योंकि वो उनके वातावरण, उनके बॉडी के हिसाब से बनाया गया दवाई था। ये हमारे वातावरण भारत के हिसाब से नहीं बनाया गया, इसलिए हमको कई कई वो अंग्रेज़ी दवाइयाँ सूट भी नहीं करती है। यही सबसे मेन कारण है कि किसी किसी को एकदम से ठीक भी कर देता है और किसी को लंबे समय तक इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता। खैर छोड़ो इस बात को। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, और आप लोग के किसी के पास भी कोई एविडेंस अच्छा हो, मेहर समाज और मिर्झा परिवार या फिर किसी भी मेहर समाज के किसी भी सरनेम के लिए, तो मुझे ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। उसको मैं मेंशन ज़रूर करूँगा अपने आने वाले वीडियो में। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कोई भी समाज सिर्फ खून के रिश्तों, परिवारों या पीढ़ियों के आगे बढ़ने से बनता है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। असली और ताकतवर समाज सिर्फ खून से नहीं, बल्कि मजबूत और कभी न मरने वाले विचारों की नींव पर खड़े होते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी वैचारिक ताकत को बहुत करीब से महसूस करेंगे। इस गहरी बात को जरा ठहर कर सोचिए। हर समाज केवल रक्त से नहीं बनता, ये विचारों से भी बनता है। ये ना इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि किसी एक संत का दर्शन, उनका एक सीधा साधा विचार सदियों बाद भी किसी समुदाय की जीती जागती आत्मा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मेहर समाज की ऐतिहासिक यात्रा इसी अद्भुत घटनाक्रम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस शाश्वत विचार की गहराई में चलते हैं। हम इतिहास के एक ऐसे शानदार सफर पर निकलने वाले हैं जिसके केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज आज भी एकदम स्पष्ट सुनाई देती है। महान संत रविदास जी। ये कहानी है एक ऐसे विचार की जिसने एक पूरे समाज की चेतना का निर्माण किया। इस सफर को सही से समझने के लिए हम इसे 4 अलग अलग दौर में देखेंगे। शुरुआत होगी 1400 से 1520 ईस्वी के बीच, फिर
फिर हम 1500 से 1650 का समय देखेंगे। उसके बाद 1650 से 1800 के बदलावों को समझेंगे और आखिर में 1800 से 1900 ईस्वी के ब्रिटिश काल तक जाएंगे। एक विचार आखिर कैसे विकसित होता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब आते हैं भक्ति और समानता के संदेश पर। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत से। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब भक्ति आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था, पर सामाजिक स्थिति बहुत ही जटिल। चारों तरफ कर्मकांड और जातियों के बीच भेदभाव की गहरी दीवारें थीं। ऐसे घुटन भरे माहौल में संत रविदास जी ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, वो सच में कमाल है। उन्होंने दुनिया के सामने यह विचार रखा, ईश्वर सबका है, पहचान जाति से नहीं बल्कि भक्ति से होती है। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस जमाने में ये भेदभाव के खिलाफ समानता की एक बहुत बड़ी और हिम्मत भरी ललकार थी। हमारा अगला पड़ाव है गांवों तक इस विचार की यात्रा। अब हम 1500 से 1650 ईस्वी के कालखंड में हैं। अब जरा सोचिए, उस दौर में ना तो आज जैसा इंटरनेट था, ना ही किताबें इतनी आम थीं, तो इतने बड़े और क्रांतिकारी विचार दूर दराज के गांवों तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब है हमारी मौखिक परंपराएं। जिसे हम आज किसी चीज का वायरल होना कहते हैं ना, उस वक्त वो काम इन्हीं परंपराओं ने किया। संतों के विचार लोकगीतों, भजनों, घुमंतू साधुओं और मुसाफिरों के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने लगे। और यही वो वक्त था जब भक्ति में समानता का ये खूबसूरत विचार मध्य भारत, खासकर आज के छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में लोगों के दिलों में गहराई से उतरने लगा। इसके बाद शुरू होता है वैचारिक एकीकरण का समय। अब इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। 1650 से 1800 ईस्वी के बीच का समय। ये वो दौर था जब मेहर समाज अपने आप को पूरी तरह स्थिर कर रहा था। गांव बस रहे थे, उनकी अपनी परंपराएं मजबूत हो रही थीं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन 3 प्रमुख विचारों को देखिए। पहला, श्रम का सम्मान। दूसरा, भक्ति में समानता। और तीसरा, आत्मसम्मान। ये तीनों ही सिद्धांत मेहर समाज के मूल्यों से इतनी सटीक तरह से जुड़ गए कि संत रविदास जी उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक संत नहीं रहे, बल्कि एक पूरे समाज की सबसे बड़ी सामाजिक प्रेरणा में बदल गए। यहाँ से उभरती है सामाजिक चेतना और पहचान। अब हम आ गए हैं 1800 से 1900 ईस्वी के ब्रिटिश काल में। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस दौर को देखें तो पाएंगे कि ये वो समय था जब पहली बार समुदायों की पहचान को सरकारी तौर पर कागजों पर दर्ज किया जा रहा था। और ये स्लाइड बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि कैसे इस दौर में समुदाय ने संत रविदास जी को अपने आत्मसम्मान के एक महान प्रतीक के रूप में पूरी तरह अपना लिया। मतलब उनकी बातें और दर्शन अब सिर्फ और सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थे, वो एक विशाल, मजबूत और कभी ना मिटने वाली सामाजिक चेतना में बदल चुके थे। एक बिल्कुल नया आयाम। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक बात तो तय है, संत रविदास जी ने भले ही ऐतिहासिक रूप से मेहर समाज की उत्पत्ति ना की हो, लेकिन उनके दिए गए महान विचार इस समाज के रगों में ऐसे घुल मिल गए कि वो हमेशा के लिए इसकी आत्मा का हिस्सा बन गए। और यही तो सोचे जाने वाली बात है। महान विचारों की ताकत इतनी होती है कि वो पीढ़ियों की सीमाओं को लांघ जाते हैं और समाजों को उनका असली अस्तित्व देते हैं। और अब इस बेहतरीन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे आज से जुड़ा है। सोचकर देखिए, आज के इस आधुनिक युग में हमारे अपने समुदायों और समाजों की आत्मा किन ऐतिहासिक विचारों से बनी है? वो कौन सी अदृश्य दार्शनिक नींव है जो सिर्फ खून के रिश्तों से ऊपर उठ के आज भी हमारे समाजों को आकार दे रही है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने गुरुदेव संत रविदास बाबा के लिए अलग से एक वीडियो ही बना दिया है मेहर समाज से रिलेटेड। मैंने सोचा पहले इसको अपने एपिसोड में लॉन्ग वीडियो में ही बना दूं, पर मैंने सोचा संत रविदास बाबा जी के बारे में जो हमारे मेहर समाज से जुड़ा है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो के रूप में बनाऊं ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही कमाल की ऐतिहासिक यात्रा पर चलने वाले हैं।
मतलब जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब हमारा समाज सिर्फ कहावतों, पुरानी परंपराओं और गांव के अपने नियमों से चलता था। कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था। लेकिन फिर ये सारी मौखिक बातें, ये कुलों की संरचनाएं हमेशा हमेशा के लिए पक्के सरकारी रिकॉर्ड्स में कैसे बदल गईं? बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले बात करेंगे मराठा काल की और प्रशासन की शुरुआत की। फिर देखेंगे ब्रिटिश राज में लिखित रिकॉर्ड्स कैसे बने। उसके बाद मिर्चा से मिर्झा तक नाम कैसे बदला। और आखिर में बात करेंगे 1872 के उस दस्तावेज की जो इस पूरे इतिहास का सबसे ठोस सबूत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, मिर्था काल, जहां से असल में प्रशासन की शुरुआत हुई थी। अब इस पूरे बदलाव को ना ऐसे समझिए, शुरुआत में समाज पूरी तरह से अपनी स्थानीय परंपराओं और कुलों के हिसाब से मजे में चल रहा था। फिर मध्य भारत में एंट्री होती है नागपुर के भोंसले शासकों की, और यहीं से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है। पहली बार आम लोगों का सामना एक ऐसे सिस्टम से हुआ जहां कुछ कायदे कानून तय किए जा रहे थे। और इसके बाद जब ब्रिटिश काल आया, तब तो हर एक छोटी बड़ी चीज पक्के लिखित रिकॉर्ड में बदल गई। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हमें समझनी होगी। मराठा शासन ने आकर कोई नया समाज नहीं खड़ा कर दिया था। उन्होंने बस जो पहले से मौजूद था ना, उसे व्यवस्थित किया। जमीन नापना, खेतों की बाउंड्री बनाना, काम बांटना, इस नए प्रशासनिक ढांचे ने हमारे पहले से चले आ रहे कुलों को सिर्फ एक नया और स्पष्ट आकार दिया। समाज तो वही था, प्रशासन ने बस उसे एक ऐसे सिस्टम में ढाल दिया जिसे आसानी से मापा और समझा जा सके। और इसी से जुड़ी सोर्स की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, प्रशासन बदल सकता है लेकिन परंपरा नहीं बदलती। बिल्कुल सही बात है ना। मराठाओं ने जमीनों के रिकॉर्ड भले ही बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जो हमारे कुल देवता, कुल देवी और गोत्र जैसी गहरी परंपराएं थीं, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। आज भी हमारे घरों में जो त्रिशूल स्थापित हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वो इसी बात का सबूत है कि बाहर का सिस्टम भले ही बदल गया हो, लेकिन समाज की जो असली आत्मा थी वो वैसी ही रही। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ब्रिटिश काल, जहां से लिखित रिकॉर्ड्स का असली खेल शुरू होता है। यहां से ना कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। पहचान अब सिर्फ बोलचाल तक सीमित नहीं रही, वो सरकारी कागजों की स्याही में हमेशा के लिए कैद होने लगी। अब आप यहाँ दो बिल्कुल अलग नजरिए देख सकते हैं। एक तरफ खुद समाज का अपना नजरिया था जो कुल और गोत्र जैसी गहरी जड़ों से जुड़ा था, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज। उनका नजरिया बिल्कुल सीधा था। उन्हें गोत्र वोत्र से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके काम यानी पेशे के हिसाब से बांट दिया। उन्होंने जो काम करते देखा उसी को पहचान मान लिया, और इस एक चीज ने इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो हमारी एक बहुत ही सहज क्लैन आइडेंटिटी यानी कुलों की पहचान थी, वो धीरे धीरे एक बेहद कठोर कास्ट आइडेंटिटी यानी जाति में बदल गई। सेंट्रल प्रोविंसेस गेजेटियर्स और 1901 की जो जनगणना हुई थी, ऐसे रिकॉर्ड्स ने इस गलतफहमी को कागजों पर एकदम पक्का कर दिया। जो मौखिक परंपराएं पहले समय के साथ बड़ी आसानी से बहती थी, उन्हें अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर दर्ज करके एक ऐसे सांचे में फिट कर दिया जो कभी बदला ही नहीं जा सकता था। चलिए अब इस पूरी थियोरी को एक असल नाम के उदाहरण से समझते हैं, मिर्चा से मिर्झा तक का सफर। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई बार लोग मिर्झा और मिर्जा को एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ है हमारा शब्द मिर्झा, जो पूरी तरह से लोकल है। इसका सीधा कनेक्शन हमारी इसी जमीन, गोत्र और वंशावली से है। और दूसरी तरफ है मिर्जा, जो असल में एक फारसी शब्द है जिसका मुगल काल और वहां के राजवंशों से लेना देना है। ये सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन इनकी जड़ें और इनका इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। अब देखिए कि भाषा कैसे खेल करती है। ये एक नेचुरल बदलाव था। शब्द शुरू हुआ मरिच से, फिर आम बोलचाल में ढलकर बना मिर्च, उसके बाद गांव की भाषा में ये बन गया मिर्चा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब ब्रिटिश काल में कोई सरकारी क्लर्क इस बोले जाने वाले शब्द को कागज पर लिखता है। उसने जो सुना और जिस तरह से लिखा, उस उच्चारण के अंतर की वजह से ये हमेशा हमेशा के लिए मिर्जा के रूप में रिकॉर्ड हो गया। मतलब ये सिर्फ एक नाम का सफर नहीं है, बल्कि एक शब्द के मौखिक से लिखित होने की पूरी कहानी है। आज अगर आप देखें तो सरकारी कागजों पर आपको कई अलग अलग सरनेम मिल जाएंगे, जैसे मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल या खरे। लेकिन पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? सरनेम अलग होने के बावजूद इन सभी शाखाओं की सामाजिक संरचना, शादियों के नियम और यहाँ तक कि इनके कुल देवता भी बिल्कुल एक समान है।
ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि नाम भले अलग अलग दिशाओं में चले गए हों, कागजों पर अलग लिखे गए हों, लेकिन इनकी जड़ और इनकी वंशावली असल में एक ही है। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, 1872 का वो ऐतिहासिक दस्तावेज। इस कागज की अहमियत को ऐसे समझिए, 1872 के इस दस्तावेज ने अचानक से किसी को जमीन के अधिकार बांटे नहीं थे, बल्कि इसने सिर्फ उन अधिकारों को दर्ज किया था जो वहां पहले से ही मौजूद थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस समुदाय के जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के किसी भी रिकॉर्ड के बनने से बहुत बहुत पहले से इस जमीन से गहराई से जुड़े हुए थे। प्रशासन ने तो सिर्फ उस सच्चाई को कागज पर उतारा जो इस जमीन पर सदियों से सीना ताने खड़ी थी। और बिल्कुल यही वजह है कि ऐसे दस्तावेजों को हम विरासत कहते हैं। 1872 का ये दस्तावेज सिर्फ एक पुराना कागज नहीं है यार, ये एक टाइम मशीन की तरह है। एक ऐसा पुल है जो हमारे आज को हमारे अतीत से जोड़ता है। ये साबित करता है कि हमारी जो आज की पहचान है ना, वो कोई हवा में बनी कहानी नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक आधार है। और जब आपकी परंपरा को एक बार दस्तावेज का साथ मिल जाए तो फिर उस सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये इतिहास, ये पुराने दस्तावेज ही खो गए तो सदियों से चली आ रही इस पहचान का क्या होगा? ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स सिर्फ धूल खाती फाइलें नहीं हैं, ये हमारी जड़ों के रक्षक हैं। इन्हें समझना और सहेज कर रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा इतिहास और हमारी पहचान आने वाले कल में कभी कमजोर ना पड़े। इस पूरी यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जो सच में बेहद दिलचस्प है। ये एक तरह की हिस्टोरिकल डिटेक्टिव स्टोरी है जो हमें मध्य भारत के घने जंगलों, हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों और ब्रिटिश काल के दस्तावेजों के सफर पर ले जाएगी। हम बात कर रहे हैं मिर्चा गोत्र की असली जड़ों और व्यापक मेहर समुदाय के ऐतिहासिक सफर की। ये देखना वाकई रोमांचक है कि एक नाम अपने अंदर सदियों का इतिहास कैसे समेटे रहता है। तो चलिए साक्ष्यों पर आधारित इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और उस सबसे आम गलतफहमी को चुनौती देते हैं जो इस गोत्र के नाम के साथ जुड़ी है। जब भी हम मिर्चा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हमारी रसोई वाली तीखी लाल मिर्च की तस्वीर आती है ना? अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि इस वंश का नाम इसी लाल मिर्च से पड़ा है, लेकिन क्या ऐतिहासिक रूप से इसका कोई तुक बनता है? बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इसके पीछे का विज्ञान और इतिहास हमें एक बिल्कुल ही अलग और हैरान करने वाली कहानी सुनाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है समय का ये भारी अंतर। जरा सोचिए, लाल मिर्च तो केवल 500 साल पहले ही अमेरिका से भारत आई थी। वहीं दूसरी ओर पिपली, जिसे लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है, भारत की एक बेहद प्राचीन वनस्पति है। इसका उपयोग हम हजारों सालों से करते आ रहे हैं। तो लॉजिक यही कहता है कि कोई प्राचीन गोत्र अपना नाम किसी ऐसी चीज पर कैसे रख सकता है जो उस वक्त भारत में मौजूद ही नहीं थी। यहीं से ये साबित हो जाता है कि मिर्चा गोत्र का असली संबंध आधुनिक लाल मिर्च से नहीं बल्कि प्राचीन पिपली यानी संस्कृत के मरिच से है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा हमारे प्राचीन ग्रंथों पर नजर डालते हैं। पिपली का ऐतिहासिक और आयुर्वेदिक महत्व सच में चौंका देने वाला है। लगभग 2000 साल पुरानी चरक संहिता को ही ले लीजिए, उसमें इसे जीवन शक्ति बढ़ाने वाली एक प्रमुख औषधि बताया गया है। सुश्रुत संहिता में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए इसे जरूरी माना गया है, और अष्टांग हृदयम में ये त्रिकटु नामक बेहद प्रसिद्ध औषधि का एक मुख्य हिस्सा है। अब आप ही बताइए, इतने बड़े औषधीय और जीवनदायी महत्व वाली जड़ी बूटी को कोई भी प्राचीन मध्य भारतीय कुल अपनी पहचान और नाम के रूप में गर्व से क्यों नहीं अपनाना चाहेगा? और बात सिर्फ स्थानीय जड़ी बूटी तक सीमित नहीं थी। लाल मिर्च के भारत पहुंचने से हजारों साल पहले पिपली इंटरनेशनल मार्केट पर राज करती थी। जी हाँ, रोमन एम्पायर। भारत से इसका भारी मात्रा में रोमन साम्राज्य, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका तक निर्यात किया जाता था। ये केवल एक दवा नहीं थी, बल्कि प्राचीन भारत का एक बेहद कीमती और महंगा व्यापारिक मसाला था। इसकी यही भारी ऐतिहासिक और आर्थिक वैल्यू इसे किसी भी कुल के लिए एक बेहद सम्मानित और शक्तिशाली। अब यहाँ पर हमारे इंसानी समाज के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। दक्षिण कोसल और मध्य भारत के जंगलों में टोटेमिक कुल व्यवस्था चलती थी।
ये एक ऐसा प्राचीन सिस्टम था जहां जनजातीय समाज अपनी पहचान सीधे प्रकृति से लेते थे। उन्होंने अपने कुलों के नाम पेड़ों जैसे साल या महुआ, जानवरों जैसे नाग और पिपली जैसे अहम औषधीय पौधों के नाम पर रखे। उन घने जंगलों के बीच रहने वाले समुदायों के लिए प्रकृति ही उनकी सबसे बड़ी रक्षक थी और वही उनकी सबसे बड़ी पहचान भी थी। तो अब देखिए कि ये कड़ी कैसे जुड़ती है। ये भाषाई विकास का एक बहुत ही तार्किक और साफ सफर है। शुरुआत होती है संस्कृत के शब्द मरिच से, जो पिपली के लिए इस्तेमाल होता था। समय के साथ प्राकृत और आम बोलचाल में ये शब्द मिर्च बन गया। फिर मध्य भारत की स्थानीय बोलियों में आते आते ये मिर्चा के रूप में ढल गया और अंत में आज के आधुनिक उपनाम मिर्झा तक पहुंच गया। भाषाओं का इस तरह से बदलना हमारी लोक भाषाओं में बेहद आम और स्वाभाविक है और यही इस गोत्र के नामकरण की पूरी गुत्थी को सुलझा देता है। अगर हम इन साक्ष्यों को एक निष्पक्ष और अकादमिक नजरिए से तौलें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारे पास भाषाई विकास, टोटेमिक गोत्र परंपरा, दक्षिण कोसल का क्षेत्रीय संदर्भ और आयुर्वेदिक महत्व, यह सभी प्रमाण बेहद मजबूत स्थिति में हैं। हाँ, हमें खुले तौर पर यह स्वीकार करना चाहिए कि मिर्चा गोत्र पिपली से ही बना है। ऐसा लिखा हुआ कोई पत्थर या प्रत्यक्ष शिलालेख हमारे पास नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ग्रामीण भारत के गोत्रों का इतिहास शायद ही कभी पत्थरों पर लिखा जाता है। वो तो पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपराओं में जिंदा रहता है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है तो इतिहासकार इन ग्रामीण कुलों की जड़ों को कैसे वेरीफाई करते हैं? इसके लिए वे कुछ खास सांस्कृतिक पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। वे देखते हैं कि क्या इन समूहों का कुल देवता एक ही है, जैसे इस मामले में दूल्हा देव। क्या इनकी कुल देवी एक है, जैसे काली या चंडी? वे टोटेमिक नामकरण और सख्त गोत्र विवाह नियमों को बारीकी से परखते हैं। जब ये सभी संकेत एक दिशा में इशारा करते हैं तो वंशावली की पक्की पुष्टि होती है और मिर्चा गोत्र इन सभी पैमानों पर बिल्कुल खरा उतरता है। चलिए, अब जब हमने मिर्चा गोत्र के रहस्य को गहराई से समझ लिया है तो अपनी इस चर्चा को थोड़ा और बड़ा करते हैं। मिर्चा गोत्र जिस बड़े समाज का हिस्सा है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? यानी ये जो व्यापक मेहर समाज की पहचान है, ये आखिर कहाँ से आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई समाजशास्त्रियों और इतिहासकारों का ध्यान खींचा है और इसके कई दिलचस्प पहलू हैं जो हमें जानने चाहिए। इस पहचान को लेकर अलग अलग थियोरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मेहर शब्द संस्कृत के मही यानी पृथ्वी या महार यानी महान से निकला है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ऐतिहासिक और भाषाई प्रमाण इसके सपोर्ट में बहुत कमजोर हैं। दूसरा सिद्धांत मराठा शासन से जुड़ा है, जो लगभग 1700 से 1800 ईस्वी के बीच था। इस काल में गांव में सेवा देने वाले समुदायों की भूमिकाओं को फिक्स करके उन्हें एक प्रशासनिक पहचान दी गई। ये सिद्धांत थोड़ा ज्यादा मजबूत है क्योंकि इसी दौरान कई समूहों के नाम रिकॉर्ड्स में फिक्स हुए थे। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? तो सबसे अहम बात यह है कि सबसे मजबूत और साइंटिफिक रूप से बैक्ड सिद्धांत कुछ और ही है। मेहर सिर्फ कोई प्रशासनिक नाम या टैग नहीं है। असल में ये एक बहुकुल पैतृक समूह यानी मल्टी क्लैन एंसेस्ट्रल क्लस्टर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्राचीन काल में कई अलग अलग टोटेमिक कुल मौजूद थे और समय के साथ ये कई प्राचीन कुल आपस में जुड़ गए। जब इन अलग अलग कुलों ने मिलकर एक बड़ा संगठित समाज बनाया तो उस पूरे समाज की एकजुट पहचान मेहर के रूप में स्थापित हुई। इस एकीकरण का सबसे ठोस सबूत इन कुलों की साझी धार्मिक संरचना में मिलता है। जरा इन कुलों को देखिए। मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल और खरे, ये सब बिल्कुल अलग अलग टोटेमिक कुल हैं, राइट? लेकिन इन सब में एक बात बहुत गहराई से कॉमन है। ये सभी एक ही कुल देवता दूल्हा देव को पूजते हैं। इनके शादी ब्याह के नियम भी आपस में जुड़े हुए हैं। अलग अलग कुलों का एक ही देवता को साझा करना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वे सब मिलकर एक ही व्यापक मेहर समाज के रूप में एकजुट हुए थे। यहाँ एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। अक्सर नामों के एक जैसे साउंड करने की वजह से लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन हमें ये साफ समझना होगा कि छत्तीसगढ़ की जो वंश पहचान मेहर है वो महाराष्ट्र के महार समाज और मध्य प्रदेश के महारा समुदाय से पूरी तरह अलग है। नाम सुनने में भले ही मिलते जुलते लगें, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक अलग हिस्ट्री, अलग शुरुआत और अलग सामाजिक ढांचा रहा है। इन्हें एक ही मान लेना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। अब जरा समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं
और देखते हैं कि ब्रिटिश दौर में इस समाज को कैसे देखा गया। एक बाहरी नजरिए से उन्हें कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। 19वीं सेंचुरी के सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर से लेकर 1901 की पहली सख्त जनगणना तक और फिर 1916 में रसेल और हीरालाल की मशहूर एथनोग्राफिक रिपोर्ट तक हम साफ देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेज प्रशासकों ने भारतीय समाज को अपने हिसाब से कैटेगराइज करना शुरू कर दिया था। अगर हम इन ब्रिटिश दस्तावेजों को डिकोड करें तो पता चलता है कि गजेटियर्स ने इस समुदाय को सिर्फ ग्राम सेवा समूहों के रूप में देखा। उनका पूरा फोकस सिर्फ इनके काम पर था। फिर आई जनगणना या सेंसस, जिसने उस तरल और लचीले सामाजिक ढांचे को उठाकर कठोर प्रशासनिक जाति श्रेणियों में लॉक कर दिया। हालांकि 1916 की रिपोर्ट ने एक बहुत ही कमाल की बात नोटिस की। इसने बाकायदा रिकॉर्ड किया कि कैसे मध्य भारत में प्राचीन कुल धीरे धीरे जाति की पहचान में बदल रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सोशियोलॉजिकल शिफ्ट था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इन ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था। अगर आप उन सरकारी फाइलों में मिर्चा गोत्र को ढूंढने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज प्रशासकों को गोत्रों या कुल की इन बारीक पहचानों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ बड़े पेशे पर आधारित जातियों को ही रजिस्टर करते थे और इसीलिए मिर्चा जैसे खास और प्राचीन गोत्रों का असली इतिहास जानने के लिए हमें सिर्फ ब्रिटिश कागजों पर नहीं बल्कि एंथ्रोपोलॉजी और हमारी मौखिक परंपराओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक रियल गेम चेंजर है और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इतिहास का दायरा कितना बड़ा होता है। इस पूरी चर्चा का अगर कोई एक सबसे अहम टेकअवे है तो वो ये पंक्ति है, मेहर समाज की पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात बन गई हो। ये एक क्रमिक विकास है जिसकी गहरी जड़ें दक्षिण कोसल क्षेत्र के उन प्राचीन कुलों के समूह में हैं। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जिसने प्रकृति से अपना नाम लिया, सदियों तक अपनी परंपराओं को सहेजा और वक्त के साथ मिलकर एक मजबूत और एकजुट कम्युनिटी बनाई। तो आज हमने मिर्चा गोत्र का पिप्पली से वो ऐतिहासिक कनेक्शन समझा और मेहर समाज के बनने की कहानी को भी डिकोड किया। लेकिन क्या ये खोज यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या इस जटिल और प्राचीन समाज की जड़ों को समय में और भी पीछे उन रहस्यमयी प्राचीन महाकांतार वनकुलों तक ले जाया जा सकता है? ये एक ऐसा ऐतिहासिक पजल है जो और भी कई नई परतों को खोलने का वादा करता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास के इन पन्नों को पलटते रहिए। ठीक है, चलिए सीधे इन ऐतिहासिक दस्तावेजों के विश्लेषण में गोता लगाते हैं, क्योंकि इतिहास ना सिर्फ सुनी सुनाई पुरानी कहानियों का नाम नहीं है। ये उन पन्नों और दस्तावेजों में भी दर्ज है जो किसी भी समुदाय की असल पहचान तय करते हैं। आज का हमारा ये विश्लेषण इस बात पर फोकस करेगा कि कैसे मध्य भारत के समुदायों और खास तौर पर मेहर समाज की पहचान सदियों के लंबे सफर में विकसित हुई और सबसे जरूरी बात, वो कागजों पर कैसे दर्ज हुई। तो आज के इस सफर की रूपरेखा कुछ इस तरह है। सबसे पहले मराठा काल और ग्राम व्यवस्था, दूसरा ब्रिटिश प्रशासन, तीसरा जनगणना और उनका वर्गीकरण, चौथा कुल से लेकर जाति तक का सफर और आखिर में 1872 का वो ऐतिहासिक भूमि दस्तावेज। ये पूरी रूपरेखा असल में उस ऐतिहासिक सफर को दिखाती है कि कैसे लचीली मौखिक परंपराएं एक कठोर लिखित इतिहास में बदल गईं। अब यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, प्रशासन ने आखिर समाज को वर्गीकृत कैसे किया? जरा सोचिए, एक ऐसा समय था जब पहचान सिर्फ बिना लिखे हुए कुलों और गोत्रों में ही जीवित थी, लेकिन फिर वो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रशासनिक श्रेणियों में कैसे तब्दील हो गई? जाहिर है ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। भाग 1, मराठा काल और ग्राम व्यवस्था का उदय। करीब 18वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नागपुर के भोंसले राजवंश का आगमन हुआ और यहीं से प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने की एक नई सुबह की शुरुआत हुई। अब देखते हैं कि इस मराठा शासन के दौरान असल भी प्रशासनिक बदलाव हुए क्या-क्या। पहली बार बाकायदा जमीन को नापने का काम शुरू हुआ, टैक्स के सिस्टम बने, गांव में लोगों की भूमिकाएं दर्ज होने लगी और जो सामाजिक वर्गीकरण था वो अब स्थिर होने लगा। मतलब गांव अब सिर्फ लोगों के रहने की कोई आम जगह नहीं रह गए थे, वो एक पूरी तरह से संगठित प्रशासनिक इकाई बन गए थे, जहां हर इंसान का काम, चाहे वो किसान हो, सेवा देने वाला हो या फिर पशुपालक, सब कुछ एकदम तय हो गया था।
भाग 2 ब्रिटिश प्रशासन और लिखित पहचान। औपनिवेशिक काल में कदम रखते हुए यह देखना दिलचस्प है कि अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से भूमि, जनसंख्या और समाज का वर्गीकरण करना था। और ये बात औपनिवेशिक काल के इन 3 प्रमुख स्रोतों से बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट होती है। देखिए, 19वीं और 20वीं सदी के सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर्स ने गांव की सेवा भूमिकाओं और क्षेत्रीय जनसांख्यिकी को दर्ज किया। फिर 1901, 1911 और 1931 की भारत की जनगणना ने प्रशासनिक जाति वर्गीकरण को एक ठोस रूप दिया। और 1916 की ट्राइब्स एंड कास्ट वाली किताब ने तो कुलों के जाति में बदलने के इस पूरे बदलाव को ही सामने रख दिया। भाग 3 जनगणना और पेशागत वर्गीकरण। यहां ब्रिटिश प्रशासन ने जाति को सीधे सीधे एक आधिकारिक श्रेणी में बदल दिया, जो कुल या गोत्र पर नहीं बल्कि पूरी तरह से पेशे पर आधारित थी। गजेटियर्स में ग्राम सेवा समूहों के लिए कुछ बेहद खास काम तय किए गए थे, जैसे मरे हुए जानवरों को हटाना, ढोल बनाना, चमड़े का काम, गांव में मुनादी करना या सूचना देना और सामुदायिक मेहनत मजदूरी करना। ये सारे के सारे काम एक पेशा आधारित वर्गीकरण की नींव रख रहे थे। और बिल्कुल इसी आधार पर मेहर समुदाय जैसे समूहों को ऐतिहासिक दस्तावेजों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया गया। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, रीजनल वेरिएंट, यानी क्षेत्रीय भिन्नता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही जाति के नाम का अलग अलग जिलों में एकदम अलग इतिहास और उत्पत्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ का मेहर समुदाय महाराष्ट्र के महार समुदाय से बिल्कुल अलग है। ये बात साफ दिखाती है कि औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये काफी जटिल है। भाग 4 कुल से जाति तक का सफर। ये प्राचीन कुल पहचान से आधुनिक प्रशासनिक लेबलों तक का एक बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव था। यहाँ पहले और बाद का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पूर्व औपनिवेशिक पहचान पूरी तरह से कुल या गोत्र, सदियों पुरानी मौखिक परंपराओं और कुल देवताओं पर टिकी थी। लेकिन दूसरी तरफ औपनिवेशिक पहचान जाति की श्रेणी, लिखित सरकारी रिकॉर्ड और इंसान के पेशे पर निर्भर हो गई। जो मौखिक परंपराएं सदियों से सीना दर सीना चली आ रही थीं, वो अचानक लिखित औपनिवेशिक समाजशास्त्र के भारी भरकम पन्नों के नीचे दबने लगी। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो है 1916 की एथनोग्राफिक किताब में रॉबर्ट वेन रसेल का ये कथन। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट लिखा कि कई जाति के नाम मूल रूप से व्यावसायिक जातियां बनने से पहले जनजातियों या कुलों के रूप में शुरू हुए थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक सच है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। ये बदलाव असल में 4 कदम का सफर था। सबसे पहले कुल की पहचान, फिर उस समूह को गांव में खास भूमिका सौंपना, तीसरा कदम था प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना और अंत में उसे एक आधिकारिक जाति वर्गीकरण का ठप्पा दे देना। इसी प्रशासनिक तर्क ने समाज के इन स्थायी नामों को गढ़ा। लेकिन रुकिए, इस पूरी कागजी उथल-पुथल के बीच एक चीज बिल्कुल अपनी जगह पर अडिग रही। इन नई लिखित श्रेणियों के बावजूद बिना लिखी गई वंशावली परंपराएं कभी नहीं बदलीं। दूल्हा देव जैसे कुल देवताओं और काली या चंडी जैसी शक्तियों की पूजा बिल्कुल उसी तरह चलती रही। प्रशासन ने भले ही फाइलों में पेशे दर्ज कर लिए हों, लेकिन कुलों की वो गहरी वैवाहिक और आध्यात्मिक जड़ें पूरी तरह से स्वतंत्र और जीवित रहीं। भाग 5 1872 का दस्तावेज। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक और निर्णायक हिस्से पर पहुंच गए हैं। एक ऐसा ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य जो कागज पर दर्ज है और जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। इस 1872 के दस्तावेज की अहमियत समझने के लिए इसे इस बड़ी ऐतिहासिक समय रेखा में रखकर देखते हैं। शुरुआत होती है 18वीं सदी के मराठा शासन से, फिर आता है 1872 जब रायपुर भूमि सनद जारी हुई। इसके बाद 1901 में पहली बड़ी जनगणना हुई और फिर 1916 में रसेल और हीरालाल का वो प्रसिद्ध अध्ययन। साफ है कि 1872 का दस्तावेज हमारे लिखित इतिहास में कितनी शुरुआती और मजबूत जगह रखता है। 1872 ये सिर्फ 4 अंकों की कोई साधारण संख्या नहीं है। भूमि बंदोबस्त की ये सनद हमें 150 साल से भी ज्यादा पुराना बिल्कुल पक्का ऐतिहासिक प्रमाण देती है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि समाज का इतिहास सिर्फ लोक कथाओं में हवा में नहीं तैर रहा, बल्कि वो सरकारी फाइलों में भी उतनी ही मजबूती से दर्ज है। इस 1872 की सनद की बारीकियां जानना बेहद जरूरी है। ये 28 अक्टूबर 1872 को जारी की गई। 1868 के अधिनियम 7 के तहत इसे अधिकार मिला और रायपुर के कलेक्टर ने इसे निष्पादित किया।
तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस दस्तावेज ने कोई नया अधिकार आसमान से लाकर नहीं दिया, बल्कि इसने उस जमीन पर पूर्वजों की जो पहले से मौजूद लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक उपस्थिति थी, बस उसी की कानूनी पुष्टि की, उनके निजी संपत्ति के अधिकारों पर एक सरकारी मुहर लगाई। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देता है। इतिहास अब कागज पर लिखा जा चुका है, प्रशासनिक मोहरें लग चुकी हैं, लेकिन हमारी सच्ची प्राचीन पहचान का कितना हिस्सा अभी भी उन बिना लिखी हुई परंपराओं में कहीं छुपा हुआ है। लिखित दस्तावेज हमें सिर्फ एक खाका, एक फ्रेम देते हैं, लेकिन असली कहानी, असली गहराई तो हमेशा उन कुलों और मान्यताओं में धड़कती है जो कागज की हदों से परे सदियों से जिंदा हैं। इसी रोमांचक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं, पहचान का विकास 1947 से लेकर आज के आधुनिक दौर तक। चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे हमारी पहचान हमारी पारंपरिक जड़ों से निकलकर सरकारी दस्तावेजों की वास्तविकता में बदल गई। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नामों के बदलने का इतिहास नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे समाज के स्वरूप के बदलने की कहानी है। जरा इस विचार पर गौर कीजिए, इतिहास केवल किताबों में नहीं मिलता, कभी कभी वो समाज की स्मृति में छुपा होता है। बिल्कुल सही बात है ना? इतिहास सिर्फ पन्नों पर छपी स्याही नहीं है। कई बार असली इतिहास हमारे समाज की यादों में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और यहाँ तक कि हमारे नामों में छिपकर जिंदा रहता है। आज हम इसी छुपी हुई याद को खंगालेंगे। तो आज हम किन चीजों पर बात करने वाले हैं? पहला, 1947 और हमारी नई पहचान। दूसरा, हमारे उपनाम यानी सरनेम कैसे और क्यों बने। तीसरा, मिर्चा से मिर्झा तक का सफर। चौथा, मिर्जा और मिर्झा के बीच का भ्रम। और अंत में मेहर, महार और मेहतर समुदायों का ऐतिहासिक सच। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 1947 और नई पहचान, एक संवैधानिक बदलाव। 1947 हम सब जानते हैं कि ये राजनीतिक आजादी का साल था, लेकिन ये सामाजिक नजरिए से भी एक बिल्कुल नया सवेरा था। अंग्रेजों के जमाने में डिप्रेस्ड क्लासेस जैसा एक शब्द इस्तेमाल होता था, लेकिन 1947 के बाद हम शेड्यूल कास्ट्स यानी अनुसूचित जाति की वैधानिक और सम्मानजनक पहचान तक पहुंचे। ये कोई छोटा मोटा शब्दों का हेरफेर नहीं था, ये समानता और अधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक गहरा बदलाव था। समाज को देखने के तरीके में एक वैधानिक सम्मान जोड़ा गया, और ये सब मुमकिन हुआ हमारे संविधान की वजह से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं ने जो संविधान बनाया, वो महज एक कानून की किताब नहीं थी, वो एक वादा था, समानता का वादा, समानता का अधिकार, भेदभाव पर पूरी तरह से रोक, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाएं, इन सब ने समाज को एक नई दिशा दी। और सबसे कमाल की बात क्या रही? समुदायों ने अपनी पुरानी परंपराओं जैसे कुल देवता की पूजा को नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें सहेजते हुए आधुनिक शिक्षा और विकास को गले लगाया। ये परंपरा और आधुनिकता का एक बेहतरीन तालमेल है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। उपनाम कैसे और क्यों बने? कागजी पहचान की जरूरत क्यों पड़ी? अब आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि प्राचीन काल में उपनाम क्यों नहीं होते थे? सोचिए जरा। दरअसल उस समय किसी की भी पहचान बहुत ही लचीली हुआ करती थी। लोग अपने कुल, अपने गोत्र, अपने गांव या फिर बस अपने पिता के नाम से जाने जाते थे, जैसे राम जो घासी नाम के बेटे हैं, या फिर किसी खास गांव के रहने वाले। किसी भी स्थायी फिक्स पारिवारिक नाम या सरनेम की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? खैर, इसकी शुरुआत हुई ब्रिटिश काल में, उनके जमीन और टैक्स के रिकॉर्ड से। अंग्रेजी प्रशासन को लगा कि भाई हर इंसान की एक परमानेंट स्थायी पहचान होनी चाहिए। इसी जरूरत के चलते जो गोत्र सदियों से सिर्फ मौखिक रूप से बोलचाल में चले आ रहे थे, उन्हें आधिकारिक सरकारी कागजों पर लिख दिया गया। और इस तरह हमारी वो पुरानी लचीली पहचान उन औपनिवेशिक कागजों पर हमेशा हमेशा के लिए उपनाम के रूप में फिक्स हो गई। हमारा तीसरा विषय है मिर्चा से मिर्झा तक, एक उपनाम का भाषाई विकास। ये क्रमिक विकास सच में हैरान करने वाला है। भाषा समय के साथ कैसे बदलती है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, शुरुआत हुई शब्द मरिच से।
फिर पीढ़ियां बीती और ये मिर्च में बदल गया। बोलचाल की भाषा में आते आते ये मिर्चा बन गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इसे देवनागरी और अंग्रेजी के सरकारी कागजों में दर्ज किया गया। वहां मिर्चा का उच्चारण और उसकी स्पेलिंग स्थायी रूप से मिर्जा बन गई। मतलब बोलचाल के एक शब्द का सरकारी प्रशासन के कागजों तक पहुंचते पहुंचते पूरा रूप ही बदल गया। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि एक ही जड़ से समय के साथ कई अलग अलग शाखाएं कैसे निकल आती हैं। मिर्चा, सिवारे, लहरी, लाडेर, बघेल और खरे, आज ये सभी एकदम अलग अलग नाम बन चुके हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की परतों को थोड़ा पीछे हटाकर देखें तो पता चलता है कि इन सब की जड़ दरअसल एक ही है। ये हमें दिखाता है कि कैसे समाज के फैलने और अलग अलग जगहों पर बसने से नामों में इतनी विविधता आ जाती है। अब आते हैं चौथे भाग पर, मिर्जा और मिर्जा का भ्रम और कुछ ऐतिहासिक तथ्य। कई बार हम बस आवाज या उच्चारण की समानता देखकर दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। उदाहरण के लिए एक तरफ शब्द है मिर्जा, जो कि मूल रूप से एक फारसी शब्द है और एक शाही उपाधि को दर्शाता है, और दूसरी तरफ है मिर्जा, जो पूरी तरह से एक स्थानीय गोत्र आधारित नाम है। भले ये दोनों सुनने में आपको बिल्कुल एक जैसे लगे, लेकिन अगर आप इनकी भाषाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को देखेंगे तो वो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं, कोई समानता नहीं है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, मेहर, महार और मेहतर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को सुलझाना। आखिर इन नामों के बीच भ्रम की असली वजह क्या थी? इसका जवाब है ब्रिटिश जनगणना और उनके एथनोग्राफिक सर्वे। उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। विदेशी अधिकारियों को हमारी स्थानीय भाषाओं, गोत्रों और उपसमूहों की कोई गहरी समझ नहीं थी। उन्होंने अपने सीमित ज्ञान के हिसाब से रिकॉर्ड बना डाले। नतीजा ये हुआ कि पूरी तरह से अलग अलग सांस्कृतिक पहचान वाले समूह सरकारी कागजों पर एक साथ जोड़ दिए गए। लेकिन अगर हम आज उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा को ध्यान से देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। छत्तीसगढ़ का मेहर समुदाय अपनी स्थानीय गोत्र व्यवस्था और ग्राम देवता की परंपराओं से गहराई से जुड़ा है। वहीं महार समुदाय मुख्य रूप से महाराष्ट्र से आता है, जिन पर मराठी संस्कृति का प्रभाव है और जिनका एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है। जी हाँ, ये डॉक्टर अंबेडकर का समुदाय है। और फिर है मेहतर, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में है। इनकी पहचान ऐतिहासिक तौर पर शहरों में दी जाने वाली सेवाओं और पेशे से जुड़ी रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक इतिहास एक दूसरे से एकदम अलग है। स्रोत सामग्री से हमें जो सबसे संतुलित और तथ्य आधारित निष्कर्ष मिलता है वो ये है कि ये तीनों नाम सुनने में भले ही समान लग सकते हैं, लेकिन इतिहास में इनकी यात्राएं बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई हैं। देखिए, ऐतिहासिक समानताएं मान लेना बहुत आसान है, लेकिन जब हम विस्तार से डेटा देखते हैं तो वो हमें हर समुदाय के अपने अनूठे और अलग सफर का सम्मान करना सिखाता है। तो अब हम इस चर्चा के अंतिम चरण में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे हमारी पहचान कागजों पर दर्ज हुई, लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज हमारी पहचान उन औपनिवेशिक कागजों की सीमाओं से बहुत आगे निकल चुकी है। आज की आधुनिक पहचान शिक्षा से जुड़ी है। ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों से तय होती है और हमारे आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। हमारी जड़ें भले ही इतिहास में हैं, लेकिन हमारी नजरें अब पूरी तरह से भविष्य की ओर हैं। और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास तो हमें ये बता देता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा हमें आगे कहाँ ले जाएगी? सरकारी रिकॉर्ड और उपनाम तो समय के साथ बदलते रहे हैं, लेकिन जो चीज हमेशा स्थिर रहती है वो है हमारी आगे बढ़ने और तरक्की करने की इच्छा। इस विषय को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको अपनी और समाज की पहचान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। आज हम एक ऐसी बेहतरीन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी भौगोलिक जगह की नहीं, बल्कि सीधे हमारे अतीत और हमारी अंतरात्मा की यात्रा है। अक्सर हम अपना इतिहास कहाँ ढूंढते हैं? किताबों के पन्नों पर या पुरानी इमारतों में, है ना? लेकिन आज का ये एक्सप्लेनर थोड़ा अलग है। ये पूरी तरह से आत्मचिंतन पर आधारित है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई तक उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारी असली जड़ें कहाँ हैं और हमारी पैतृक पहचान की पूरी कहानी क्या है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और पूछिए खुद से,
क्या आज हम जो भी हैं वो सिर्फ एक जाति का टैग है? वक्त के साथ हमारी पहचान को न जाने कितने नाम दिए गए, कभी कुल, कभी समाज, तो कभी जाति। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या आज के समाज द्वारा दिए गए ये नए लेबल वाकई उस गहरी ऐतिहासिक विरासत को समेट पाते हैं जो सदियों से हमारी रगों में दौड़ रही है? शायद नहीं। तो आइए सबसे पहले पहचान की असली जड़ों को समझते हैं कि आखिर हमारी वास्तविकता क्या है। देखिए, हमारी पहचान की ना एक बिल्कुल ही अलग और नई परिभाषा है। हमारी जड़ें किसी आधुनिक सामाजिक श्रेणी या सिर्फ जाति तक सीमित नहीं है। असल में ये एक वंश परंपरा है, एक जिंदा सांस लेती हुई वंशावली। ये उन टोटेमिक परंपराओं से जुड़ी हैं जिन्होंने कभी हमें प्रकृति से जोड़ा था। ये हमारे कुल देवताओं से जुड़ी हैं और उन प्राचीन यादों से बनी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे डीएनए का हिस्सा बन चुकी हैं। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा इतिहास है। यहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है, क्या हम वाकई अपना गोत्र जानते हैं? क्या हमें मालूम है कि हमारे कुल देवता कौन हैं और वे कहां से आए? या फिर क्या हम अपने नाम का असली अर्थ समझते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है, तो मानना पड़ेगा कि खुद को जानने की हमारी ये यात्रा अभी काफी अधूरी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आइए इस ऐतिहासिक सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ये यात्रा वंश से शुरू होकर एक समाज तक कैसे पहुंची। हमारे विकास की कहानी शुरू होती है उन प्राचीन जंगलों से, जब कोई जाति नहीं हुआ करती थी। तब सिर्फ कुल थे और हमारी सीधी पहचान पेड़ों और प्रकृति से थी। फिर आता है दूसरा चरण, जब इन कुलों ने जंगलों से निकलकर शुरुआती गांवों में बसना शुरू किया। तीसरे चरण में यही गांव एक संगठित समाज में बदल गए और अलग अलग सामाजिक संरचनाएं बनी। और आखिर में आया ब्रिटिश काल, जब इस पूरी यात्रा को कागजों पर एक लिखित इतिहास का रूप मिला। तो ये सिर्फ समय का पहिया नहीं घुमा है, ये हमारे पूरे अस्तित्व का विकास है। अब इस विकास के दौरान एक और दिलचस्प पहलू रहा, और वो है हमारी जीवित परंपराएं और हमारे कुल देवता। सोचिए जरा, सदियां बीत गईं, सरकारें और शासन बदल गए, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। आज भी हमारे घरों में पूरे आदर के साथ त्रिशूल स्थापित किया जाता है। दूल्हा देव, माता काली और चंडी जैसे कुल देवताओं और कुल देवियों की पूजा आज भी उसी सम्मान के साथ होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा गोत्र आज भी सुरक्षित है। ये सब सिर्फ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये उस प्राचीन इतिहास का जीता जागता रूप है जिसे हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़े जतन से सहेज कर रखा है। इसी के साथ एक सफर और भी रहा है, नाम का सफर, जिसे हम मरिच से मिर्जा तक की यात्रा कह सकते हैं। ये भाषाई सफर एकदम हमारे ऐतिहासिक विकास की धड़कन की तरह है। शुरुआत होती है मरिच शब्द से, फिर वक्त के साथ ये बदलकर मिर्च हो जाता है। कुछ और समय बीतता है तो ये मिर्चा का रूप ले लेता है और आखिर में आज हम इसे मिर्झा के रूप में जानते हैं। खास बात यह है कि ये कोई आम ध्वनि परिवर्तन नहीं है। इसका हर एक चरण हमारी वंशावली की एक पीढ़ी, एक युग और उनके संघर्षों और यात्राओं का सबूत है। और हाँ, जब ये विकास क्रम आगे बढ़ रहा था ना, तो लिखित इतिहास ने इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स में जब हमारा ये इतिहास कागजों पर दर्ज हुआ, तो इसने हमारी पहचान को हमेशा के लिए ठोस बना दिया। इन दस्तावेजों ने यह साबित कर दिया कि इस जमीन, इन गांवों और इस मिट्टी के साथ हमारा रिश्ता कितना अटूट और प्राचीन है। पर यहाँ थोड़ा ठहरना होगा, क्योंकि आज के दौर में हम आधुनिकता और पहचान के एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। आज हमारे सामने एक बड़ा आधुनिक खतरा खड़ा है। हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, अपनी परंपराओं से दूर हो रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात, हम अपना गोत्र तक भूलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारी पैतृक जड़ें, वो जड़ें जो हमें गांव से, कुल देवता की पूजा से और हमारी ऐतिहासिक यादों से जोड़कर रखती हैं। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ आधुनिकता की इस चकाचौंध में खो गए और अपनी जड़ों को भुला बैठे, तो हमारी वो पहचान हमेशा के लिए मिट जाएगी जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने इतना लंबा सफर तय किया था। तो सवाल यह है कि इस आधुनिक युग में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमें सिर्फ अपना नाम नहीं बचाना है। 4 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर हाल में सहेजना है: हमारा गोत्र, हमारी अनमोल परंपरा, हमारे कुल देवता और इन सब से बढ़कर हमारे इतिहास की वो स्मृति जो हमें बताती है कि हम आखिर हैं कौन। यही तो हमारे वजूद की असली नींव है। और यही नींव हमें इस नतीजे पर लाती है कि आखिर हमारा इतिहास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे है। आज के दौर में सही मायनों में आगे बढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़ दें।
एक मजबूत और संतुलित आधुनिक पहचान तभी बनती है जब हम अपनी प्राचीन जड़ों को आज के समकालीन ज्ञान के साथ मिलाते हैं। जो समाज अपनी जड़ों को अच्छी तरह जानता है, वही भविष्य की तरफ पूरी मजबूती से कदम बढ़ा सकता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारी ताकत हमारी संख्या में है या इसमें है कि हम कितने मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये जो तथाकथित ताकत है ना, जो भीड़ या आधुनिकता में दिखती है, ये बहुत अस्थायी होती है। हमारी असली ताकत छुपी है हमारी साझा परंपराओं में, हमारे आपसी जुड़ाव यानी हमारी एकता में, और हमारे इतिहास की उस अटूट स्मृति में। यही वो चीज है जो किसी भी मुश्किल हालात में हमें डट के खड़े रहने का हौसला देती है। इसीलिए हमारा एक बेहद स्पष्ट और जरूरी कर्तव्य बनता है, एक ऐसी श्रृंखला जिसे हमें किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। इसमें 3 कदम हैं। पहला, हमें अपने बुजुर्गों के पास बैठना होगा और उनसे अपना इतिहास सीखना होगा। दूसरा, जो कुछ भी हमने सीखा है वही अपने बच्चों को सिखाना होगा। और तीसरा, इस गौरवशाली इतिहास और परंपरा को आने वाले कल के लिए आगे बढ़ाना होगा। सच कहूं तो यही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पता है, इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निचोड़ एक छोटी सी लाइन में छिपा है। अगर हम अपने इतिहास को जान गए तो हम खुद को जान जाएंगे। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये खुद की पहचान करने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। हम दुनिया भर में कितनी भी खोज क्यों ना कर लें, हमारा असली परिचय हमें अपने इतिहास के पन्नों और पूर्वजों की यादों में ही मिलने वाला है। तो आखिर में इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा, ये इतिहास सिर्फ जानने या पढ़ने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। वो जंगल, वो गांव, हमारे कुलदेवता, हमारा गोत्र और वो ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सब आज भी हमारे भीतर धड़क रहे हैं। अगर हम आज इसी वक्त अपनी उन जड़ों को पूरी तरह से पहचान लें और उन्हें अपनी ताकत बना लें, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो आइए अपनी जड़ों को जानें और खुद को पहचानें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे भी होंगे। मैंने जितना पॉसिबल हो सका ये वीडियो बनाया है, जिसमें मिर्जा परिवार और मेहर समाज से रिलेटेड आपको मैंने जानकारी दी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और रोमांचक लगा होगा, ऑथेंटिक रूप से सही लगा होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।